बारिश उस रात वाराणसी की गलियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे आकाश ने अपनी सारी पुरानी शिकायतें खोल दी हों। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां पानी से चमक रही थीं और गंगा का काला फैलाव चुपचाप सब कुछ निगल लेने को तैयार दिखाई देता था। आरती समाप्त हो चुकी थी, पर कहीं दूर मंदिर की घंटी अब भी कांपती हुई सुनाई दे रही थी। नंदिनी राजवंश अपनी भीगी रेशमी साड़ी संभालती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी, मानो हर कदम उसे घर से नहीं, जीवन से दूर ले जा रहा हो। उसके गले में हीरों का हार था, कलाई में सोने की चूड़ियां थीं, माथे पर सगाई की लाल बिंदी अब बारिश में धुंधली हो चुकी थी। कुछ घंटे पहले वही चेहरा शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम राजवंश की बेटी के रूप में रोशनी, कैमरों और बधाइयों के बीच मुस्कुरा रहा था। लोग कह रहे थे कि नंदिनी भाग्यशाली है क्योंकि उसका रिश्ता मंत्री परिवार के बेटे कबीर मल्होत्रा से हुआ है, पर कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के भीतर एक लड़की आखिरी सांस तक रो चुकी थी। कबीर ने शाम को सबके सामने उसका हाथ थामा था, लेकिन अकेले में उसकी उंगलियां लोहे की बेड़ी जैसी लग रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा था कि राजवंश परिवार की इज्जत अब उसके व्यवहार पर टिकी है, और अगर नंदिनी ने कभी विरोध किया तो उसकी मां सावित्री की मौत से जुड़ा वह सच सामने आ जाएगा जिसे उसके पिता ने वर्षों से दफना रखा था। उस क्षण नंदिनी को लगा था कि उसका शरीर महल में खड़ा है, पर आत्मा किसी अंधे कुएं में गिर चुकी है। वह बचपन से अपनी मां की तस्वीर से बातें करती आई थी। सावित्री की आंखें तस्वीर में हमेशा करुणा से भरी लगती थीं, जैसे वह बेटी से कहना चाहती हो कि धन की दीवारों के पीछे भी पाप की आवाज सुनाई देती है। नंदिनी ने कई बार पिता से पूछा था कि मां की कार नदी किनारे कैसे गिरी थी, पर विक्रम हर बार चुप हो जाते थे। उनकी चुप्पी में दुख कम और डर ज्यादा था। आज कबीर की धमकी ने उस पुराने डर को फिर जिंदा कर दिया था। राजवंश हवेली में संगमरमर के फर्श थे, चांदी के बर्तन थे, नौकरों की कतार थी, पर नंदिनी ने कभी वहां अपना नाम पुकारती हुई ममता नहीं सुनी थी। पिता उसे प्यार करते थे, यह वह जानती थी, लेकिन वह प्यार आदेशों में बदल चुका था। क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे विवाह करना है, कब मुस्कुराना है, सब तय था। उसकी अपनी इच्छा केवल वही थी जिसे छिपा देना परिवार की परंपरा माना जाता था। उस रात पहली बार उसने तय किया कि वह अब किसी की इच्छा नहीं बनेगी। घाट पर एक बूढ़ा फूल वाला अपनी टोकरी समेट रहा था। उसने नंदिनी को देखा तो पल भर को ठिठका, क्योंकि इतने महंगे वस्त्रों में कोई लड़की आधी रात को अकेली घाट पर नहीं आती। नंदिनी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें गंगा पर टिकी थीं, जहां लहरें अंधेरे में सांप की तरह मुड़ रही थीं। उसे लगा, यह वही नदी है जिसमें लोग पाप धोने आते हैं। शायद वह भी अपना जन्म, अपना नाम, अपनी थकान और अपनी असहायता यहीं धो सकती है। उसने सीढ़ियों के अंतिम पत्थर पर खड़े होकर गहरी सांस ली। बारिश ने उसके बाल चेहरे से चिपका दिए थे और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। दूर किसी नाव की परछाई हिल रही थी, पर घाट लगभग खाली था। उसने अपनी चूड़ियों को देखा, जो कभी मां ने उसके लिए संभाल कर रखी थीं। फिर उसने हीरों का हार उतारकर सीढ़ी पर रख दिया, जैसे धन से अंतिम संबंध तोड़ रही हो। उसके होंठ कांपे, पर कोई प्रार्थना बाहर नहीं आई। उसी समय उसे अपनी मां की आवाज याद आई, जो बचपन में रात को कहानी सुनाते हुए कहती थीं कि गंगा मां किसी को मरने नहीं बुलाती, वह केवल सच्चाई दिखाती हैं। नंदिनी ने आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि सच्चाई देखने की शक्ति उसमें बची नहीं थी। उसे लगा, अगर वह लौट गई तो फिर वही हवेली, वही झूठ, वही विवाह, वही कैद उसका इंतजार करेंगे। उसने एक पल के लिए पिता का चेहरा सोचा, फिर मां का, फिर अपने भीतर की खाली जगह को। उसने छलांग लगा दी। गंगा का पानी शरीर से टकराया तो जैसे हजार बर्फीली सुइयां त्वचा में धंस गईं। भारी साड़ी ने तुरंत उसके पैरों को बांध लिया। गहनों का वजन उसे नीचे खींचने लगा। उसने पहले तो हाथ चलाने की कोशिश की, फिर अचानक सब छोड़ दिया। ऊपर बारिश थी, नीचे अंधेरा था, और बीच में उसकी सांस टूट रही थी। पानी कानों में भर गया। मंदिर की घंटियां दूर जाती हुई सुनाई दी। उसे लगा, मृत्यु उतनी शांत नहीं जितनी उसने सोची थी। घाट से थोड़ी दूर अपनी छोटी नाव बांध रहा,
अर्जुन निषाद अचानक पानी में उठी असामान्य हलचल से चौकन्ना हुआ। वह बचपन से गंगा की हर आवाज पहचानता था। मछली की छलांग, लकड़ी का बहना, डूबती नाव का डगमगाना, सबका अलग स्वर होता है। यह किसी जीवित देह की आखिरी छटपटाहट थी। उसने बिना सोचे अपनी भीगी कमीज उतारी, मां गंगा का नाम लिया और अंधेरे पानी में कूद गया। उसके लिए यह अमीर या गरीब का प्रश्न नहीं था, केवल सांस का प्रश्न था। पानी तेज था, बारिश ने धारा को और उग्र बना दिया था। अर्जुन ने दूर सफेद साड़ी की लहराती झलक देखी और पूरी ताकत से तैरने लगा। उसे अपना बचपन याद आया, जब पिता कहते थे कि निषाद की देह नदी की देन होती है, पर किसी डूबते को बचाना नदी का जड़ चुकाना है। उसने नंदिनी की बांह पकड़ी तो वह लगभग बेहोश थी। भारी कपड़े उसके साथ नीचे खिंच रहे थे। अर्जुन ने दांत भींचे, उसके बालों से उलझी चेन हटाई और उसे ऊपर की ओर धकेलने लगा। 2 बार धारा ने दोनों को अलग करना चाहा। तीसरी बार अर्जुन का पैर किसी डूबी लकड़ी से टकराया और दर्द बिजली की तरह फैला, पर उसने पकड़ ढीली नहीं की। नंदिनी का चेहरा पानी से ऊपर आया तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने उसे अपनी छाती से लगाकर नाव की ओर खींचा। उसकी छोटी नाव बारिश में झूल रही थी, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच रखा मिट्टी का दीपक। किसी तरह उसने नंदिनी को नाव में चढ़ाया और खुद भी भीतर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसके सीने पर दबाव दिया, फिर मुंह से पानी निकालने की कोशिश की। वह यह सब अस्पताल में सीखे अधूरे प्रशिक्षण से जानता था, जिसे गरीबी ने बीच में छीन लिया था। कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ, फिर नंदिनी का शरीर अचानक कांपा और उसके होंठों से पानी की धार बाहर निकली। उसने टूटी हुई सांस ली, जैसे कोई बहुत दूर से वापस लौटा हो। अर्जुन ने राहत की सांस भरी, पर उसकी आंखों में डर था। उसने कई लाशें देखी थीं, पर किसी को मृत्यु से लौटते कम देखा था। वह उसे अपनी झोंपड़ी तक ले गया, जो घाट के पीछे सौंकरी गली में थी। मिट्टी की दीवारों पर नमी थी, छत से कई जगह पानी टपक रहा था और कोने में छोटी सी तुलसी के पास दिया आधा बुझा हुआ जल रहा था। अर्जुन की मां शांता नींद से उठकर घबरा गई। उन्होंने बिना प्रश्न किए पुरानी सूती साड़ी निकाली, चूल्हे की बची आंच तेज की और नंदिनी के ठंडे हाथ मलने लगी। उनके चेहरे पर गरीबी की झुर्रियां थीं, पर स्पर्श में वह ममता थी जिसके लिए नंदिनी जीवन भर तरसी थी। नंदिनी ने आंखें खोलीं तो पहले उसे धुएं की गंध महसूस हुई, फिर हल्दी और अदरक वाली चाय की भाप। उसे समझ नहीं आया कि वह स्वर्ग में है या किसी अजनबी जीवन में। सामने मिट्टी की दीवार पर भगवान शिव की पुरानी तस्वीर थी, जिसके नीचे सूखे फूल रखे थे। उसके कानों में शांता की धीमी आवाज आई, जो कह रही थी कि बेटी, गहरी सांस लो, गंगा मां ने लौटा दिया है। नंदिनी रोना चाहती थी, पर आंसू जैसे पानी में ही रह गए थे। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था, भीगे बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखों में न दया का प्रदर्शन था, न उत्सुकता की भूख। वह केवल सतर्क था, जैसे किसी घायल पक्षी को ज्यादा छू देने से वह फिर टूट जाएगा। नंदिनी ने उठने की कोशिश की, पर शरीर भारी था। उसे अपने गहने याद आए, फिर अपनी सगाई, फिर छलांग। शर्म ने उसके चेहरे पर आग भर दी। उसने धीमे से पूछा कि उसे यहां क्यों लाया गया। अर्जुन ने उतने ही धीमे स्वर में कहा, क्योंकि आप अभी मरी नहीं थीं। उस उत्तर में कोई आरोप नहीं था, फिर भी वह तीर की तरह लगा। नंदिनी ने चेहरा फेर लिया। शांता ने उसके कंधे पर कंबल ठीक किया और बोली कि मरना चाहने वालों को भी पहले गर्म चाय पीनी चाहिए, क्योंकि शरीर भगवान का दिया घर है। नंदिनी उस वाक्य पर कांप गई। राजवंश हवेली में धर्म सोने के मंदिरों और बड़े दानपत्रों में था। यहां धर्म एक फटे कंबल और किसी अजनबी की हथेली में था। उसे पहली बार लगा कि शायद पाप धन से नहीं, हृदय की कठोरता से पैदा होता है। कुछ देर बाद एक छोटी लड़की भीतर आई। वह दुबली थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर मुस्कान इतनी उजली थी कि पूरी झोपड़ी में रोशनी भर गई। शांता ने बताया कि वह गौरी है, अर्जुन की बहन। गौरी ने नंदिनी को कौतूहल से देखा और पूछा कि दीदी, आप सच में नदी से आई हैं?
नंदिनी के होंठों पर बहुत दिनों बाद एक क्षीण मुस्कान आई। उसने सिर हिला दिया। गौरी ने भोलेपन से कहा कि फिर तो गंगा मां ने आपको दूसरी बार जन्म दिया होगा। दूसरा जन्म। यह शब्द नंदिनी के भीतर गूंजता रहा। क्या कोई सचमुच फिर जन्म ले सकता है, बिना अपना नाम बदले, बिना अपने अतीत को जलाए? उसने अर्जुन की ओर देखा, जो अब चूल्हे के पास बैठकर अपने घायल पैर पर कपड़ा बांध रहा था। रक्त बारिश के पानी से मिलकर लाल लकीर बना रहा था। नंदिनी ने घबराकर पूछा कि उसे चोट लगी है। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। बोला, नदी से लड़ाई में कोई ना कोई निशान मिल ही जाता है। उसकी सहजता नंदिनी को और अपराधी बना गई। वह अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर उसकी साड़ी, बोली और हाथों की नरमी सब बता रहे थे कि वह किसी बड़े घर की है। अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं पूछा। उसने केवल इतना कहा कि सुबह होने पर वह जहां कहेगी उसे छोड़ आएगा। नंदिनी ने पहली बार सोचा कि अगर वह घर लौटी तो क्या होगा। पिता शायद पुलिस को चुप करा देंगे, नौकरों को बदल देंगे, अखबारों को खरीद लेंगे, पर उसकी आत्मा को कौन समझाएगा कि वह क्यों लौटी है? उसके भीतर फिर डर का गहरा कुआं खुल गया। शांता ने उसे चाय दी। कुल्हड़ टूटा हुआ था, किनारे से थोड़ा चटका, पर चाय इतनी गर्म थी कि नंदिनी की जमी हुई उंगलियों में जीवन लौटने लगा। बाहर बारिश धीमी हो चुकी थी। गली में कहीं कुत्ता रो रहा था, कहीं कोई साधु खांस रहा था। वह सोचती रही कि इस झोपड़ी में कुछ भी पूरा नहीं, फिर भी यहां सब सच्चा है। उसके घर में सब कुछ पूरा था, फिर भी हर चीज नकली। उसे लगा कि धन कभी कभी दीवार नहीं, ऐसा दर्पण होता है जिसमें आदमी अपना चेहरा ही खो देता है। अर्जुन ने अपनी नाव की रस्सी ठीक करने बाहर जाना चाहा तो नंदिनी ने उसे रोका। आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे भी अजनबी लगी। उसने कहा कि उसने उसका जीवन बचाया है, वह उसे कुछ देना चाहती है। अर्जुन ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए कठोरता आई, जैसे यह वाक्य उसने कई अमीरों से सुना हो। उसने कहा कि जीवन का दाम नहीं होता, और अगर होता भी तो वह उसके जैसे आदमी की समझ से बाहर होता। नंदिनी चुप हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके धन को अस्वीकार किया था। उस अस्वीकार में अपमान भी था और मुक्ति भी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अजनबी लड़के से उसे क्रोध करना चाहिए या उसके सामने सिर झुका देना चाहिए। अर्जुन ने बात बदलते हुए पूछा कि क्या वह किसी को संदेश देना चाहेगी। नंदिनी के मन में पिता का नंबर आया, फिर कबीर का चेहरा। उसकी सांस तेज हो गई। उसने सिर हिला दिया कि नहीं। शांता ने अर्जुन को आंखों से शांत रहने को कहा। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और वह स्पर्श मां की स्मृति बनकर उसके भीतर उतर गया। रात के अंतिम पहर में झोपड़ी शांत हो गई। शांता और गौरी भीतर की तरफ सो गईं। अर्जुन दरवाजे के पास बैठा रहा। नंदिनी को नींद नहीं आई। उसे लगता रहा कि गंगा का पानी अब भी उसके कानों में है, जैसे वह पूछ रहा हो कि लौटकर क्या करेगी। क्या वह फिर वही आज्ञाकारी बेटी बन जाएगी, या उस सत्य को खोजेगी जिसे उसकी मां अपनी मौत के साथ छोड़ गई थी। उसने अंधेरे में अर्जुन की परछाई देखी। वह पहरा दे रहा था, किसी अधिकार से नहीं, केवल मनुष्य होने की जिम्मेदारी से। सुबह की पहली रोशनी गली की टूटी छतों पर उतरी तो वाराणसी ने फिर अपने दिन का चेहरा पहन लिया। घाटों पर पुजारी लौट आए, नावें खुलने लगी और गंगा पर हल्का सुनहरा धुआं तैरने लगा। नंदिनी उठकर दरवाजे तक आई। नदी शांत दिख रही थी, जैसे रात की घटना उसकी स्मृति में भी केवल एक रहस्य हो। अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे पूछा कि अब कहाँ चलना है। नंदिनी ने उत्तर देने से पहले बहुत देर तक पानी को देखा, फिर बोली, घर, लेकिन शायद पहले जैसी नहीं। अर्जुन ने नाव तैयार की। नंदिनी उसमें बैठी तो उसे लगा कल रात यही नाव मृत्यु से खींच लाई थी, और आज उसी पर बैठकर वह अपने झूठे संसार में लौट रही है। घाट के पास पहुंचकर उसने अपना नाम बताना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। अर्जुन ने जैसे उसकी दुविधा समझ ली। उसने कहा कि नाम बाद में भी बताए जा सकते हैं, पर जीवन को आज ही संभालना होगा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उस साधारण वाक्य ने उसके भीतर किसी टूटी दीवार में छोटी सी खिड़की खोल दी। जब वह हवेली के बाहर उतरी
तो लोहे का विशाल फाटक उसे पहले से अधिक भयावह लगा। पहरेदार उसे देखकर घबरा गए। भीतर से नौकर दौड़े। फिर पिता की आवाज गूंजी। विक्रम राजवंश सीढ़ियों पर खड़े थे, आंखों में चिंता, क्रोध और अपमान का मिला जुला तूफान। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन दूर खड़ा था, अपनी नाव की रस्सी कंधे पर डाले। उनके बीच सड़क, समाज और भाग्य की लंबी दूरी थी। फिर भी पहली बार उसे लगा कि वह पूरी तरह अकेली नहीं है। विक्रम ने उसे भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। संगमरमर के गलियारे, महंगे झूमर और सुगंधित धूप फिर उसके सामने थे, पर नंदिनी के भीतर अब भी मिट्टी की झोपड़ी की गर्म चाय, गौरी की मुस्कान और अर्जुन की भीगी आंखें थीं। पिता कुछ पूछ रहे थे, पर उसे शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। वह केवल यह सोच रही थी कि जिस रात वह मरने गई थी, उसी रात शायद उसकी असली जिंदगी शुरू हुई है। गंगा ने उसे डुबोया नहीं, लौटा दिया था। राजवंश हवेली के भीतर उस सुबह हर चीज पहले से अधिक चमकदार और अधिक निर्दयी लग रही थी। संगमरमर के फर्श पर नंदिनी के भीगे पैरों के निशान बनते जा रहे थे, और नौकर उन निशानों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपराध उनके सामने खुल गया हो। विक्रम राजवंश ने किसी को पास आने नहीं दिया। उन्होंने बेटी की कलाई पकड़ी और सीधे उसके कमरे तक ले गए। उनकी पकड़ में पिता की घबराहट भी थी, पर उससे अधिक उस आदमी का अपमान था, जिसकी प्रतिष्ठा शहर की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती थी। नंदिनी ने कमरे में प्रवेश करते ही अपनी मां की तस्वीर की ओर देखा। सावित्री उसी शांत मुस्कान में कैद थीं, जैसे उन्हें सब पता हो और फिर भी वह बोल न सकती हो। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और कठोर आवाज में पूछा कि वह पूरी रात कहां थी। नंदिनी ने उत्तर देने से पहले अपने भीगे कपड़ों को देखा, फिर पिता की आंखों में देखने की कोशिश की, पर उन आंखों में चिंता की जगह हिसाब था। उन्हें बेटी की सांस लौट आने से राहत थी, लेकिन उससे अधिक डर था कि यह खबर बाहर न चली जाए। विक्रम ने कहा कि पुलिस को बताया जाएगा कि गाड़ी खराब हो गई थी और वह पुराने आश्रम में रुक गई थी। घर के नौकरों को पैसे देकर चुप करा दिया जाएगा, पहरेदार बदले जाएंगे और सगाई की रात की सारी तस्वीरें मीडिया में भेजी जाएंगी ताकि दुनिया को लगे कि सब सामान्य है। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन भी किसी व्यापारिक घाटे की तरह संभाला जा रहा है। वह अभी मृत्यु से लौटकर आई थी, पर पिता को उसकी आत्मा नहीं, परिवार का नाम बचाना था। उसने धीमे स्वर में पूछा कि अगर वह सचमुच मर जाती तो क्या करते। विक्रम का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, पर अगले ही क्षण उनकी आवाज पत्थर बन गई। उन्होंने कहा कि राजवंश परिवार की बेटियां कमजोरी नहीं दिखाती। नंदिनी के भीतर कुछ टूटकर शांत हो गया। उसे याद आया, शांता ने कहा था कि शरीर भगवान का दिया घर है। यहां उसके शरीर को भी परिवार की संपत्ति कहा जा रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन मन अब भी गंगा किनारे की मिट्टी में पड़ा था। दोपहर तक डॉक्टर बुला लिए गए। उन्होंने कहा कि नंदिनी को आराम चाहिए, गर्म भोजन चाहिए और किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया, जैसे वह सब मान लेंगे, पर डॉक्टर के जाते ही उन्होंने शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बात शुरू कर दी। उनका मानना था कि जल्दी विवाह हो जाए तो अफवाहों की गुंजाइश कम रहेगी। नंदिनी ने उनकी बात सुनी, पर भीतर से उसे लगा कि वह वापस उसी जल में धकेली जा रही है जहां से अर्जुन ने उसे खींचा था। शाम को कबीर आया। उसके हाथ में सफेद गुलाब थे और चेहरे पर चिंता का अभिनय। नौकरों के सामने उसने नंदिनी की कुशलता पूछी, पर जब कमरे में वे दोनों अकेले हुए तो उसकी मुस्कान बदल गई। उसने कहा कि भागकर मरना चाहती थी या किसी गरीब प्रेमी के पास गई थी। नंदिनी ने पहली बार उसकी आंखों में छिपी गंदगी को बिना झिझक देखा। कबीर ने पास आकर फुसफुसाया कि अगर उसने फिर कोई मूर्खता की तो सावित्री, राजवंश की मौत की फाइल उसके हाथ में है। नंदिनी के शरीर में ठंड उतर गई। उसने पूछा कि मां के बारे में वह क्या जानता है। कबीर ने हंसकर कहा कि कुछ राज शादी के बाद पति पत्नी के बीच खुलते हैं। फिर उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा कि करोड़पति घर की लड़कियां नदी में नहीं कूदतीं, वे चुपचाप सोने की पिंजरे में रहना सीखती हैं। नंदिनी ने उसका हाथ झटक दिया। यह बहुत छोटा विरोध था, पर उसके भीतर पहली बार डर से अधिक घृणा उठी।
कबीर जाते समय गुलाब मेज पर छोड़ गया, जिनकी सफेदी उसे कफन जैसी लगी। उस रात नंदिनी सो नहीं सकी। हवेली के बाहर पहरेदार दोगुने कर दिए गए थे, जैसे वह बेटी नहीं, भागने वाली कैदी हो। उसने खिड़की से दूर शहर की रोशनियां देखीं और सोचा कि कहीं उन रोशनियों के पीछे अर्जुन अपनी झोंपड़ी में लौट गया होगा। उसका घायल पैर कैसा होगा? क्या शांता ने उसके लिए मरहम लगाया होगा? क्या गौरी अब भी वही प्रश्न पूछ रही होगी कि नदी से आई दीदी कहाँ गई? नंदिनी को अपने कमरे की रेशमी चादरें खुरदरी लगने लगीं और मिट्टी का वह चटका कुल्हड़ याद आने लगा। तीसरे दिन उसने अपने पुराने ड्राइवर रमेश काका को बुलाया, जो बचपन से घर में था और सावित्री को मां जैसा मानता था। नंदिनी ने उनसे कहा कि उसे मंदिर जाना है। रमेश ने उसकी आंखों में वह आग्रह देखा जिसे वह मना नहीं कर सके। कार हवेली से निकली तो पहरेदारों ने नोट किया, पर राजवंश बेटी का मंदिर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। नंदिनी ने रास्ते में फूलों की टोकरी खरीदी, पर उसका उद्देश्य पूजा नहीं था। उसे उस घर तक पहुंचना था जहां उसे बिना नाम पूछे जीवन मिला था। घाट की गलियां दिन में अलग दिखती थीं। दूध वालों की पुकार, पंडों की आवाज, धूप में सूखती साड़ियां, भिखारियों के फैलते हाथ और कच्चे तेल में तलती कचौड़ियों की गंध मिलकर ऐसा संसार बना रहे थे जिसे नंदिनी ने हमेशा कार की बंद खिड़की से देखा था। आज वह उन्हीं गलियों में पैदल चल रही थी। उसके महंगे चप्पल कीचड़ में धंस रहे थे, पर उसे अजीब संतोष हो रहा था। पहली बार उसे लगा कि धरती को छुए बिना कोई मनुष्य पूरा नहीं होता। अर्जुन की झोपड़ी के बाहर गौरी बैठी तुलसी में पानी दे रही थी। नंदिनी को देखते ही उसकी आंखें खिल उठीं। उसने भीतर पुकारा कि नदी वाली दीदी आ गईं। नंदिनी के होंठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। शांता बाहर आई और क्षण भर को चौंक गईं, क्योंकि अब नंदिनी सूखी रेशमी साड़ी, हल्के गहनों और संभली हुई चाल में थी। फिर भी शांता ने उसे उसी तरह भीतर बुलाया जैसे कोई अपनी बेटी को बुलाता है। इस स्वागत में प्रश्न कम, अपनापन अधिक था। अर्जुन भीतर रस्सियां ठीक कर रहा था। उसने नंदिनी को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, केवल सावधानी उतर आई। उसने कहा कि बड़े घरों की लड़कियों को गरीबों की गलियों में बार बार नहीं आना चाहिए। लोग बातें बनाते हैं। नंदिनी ने धीमे से कहा कि लोग तो हवेलियों में भी बातें बनाते हैं, बस उनकी आवाज दीवारों से बाहर नहीं जाती। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह समझ रहा था कि यह लड़की केवल धन्यवाद देने नहीं आई है, पर वह यह भी जानता था कि उसके आने से मुश्किलें जन्म लेंगी। नंदिनी ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें पैसे थे, डॉक्टर की पर्ची थी और अर्जुन के घायल पैर के इलाज के लिए अस्पताल का कार्ड था। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उसने लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि उसने सौदा नहीं किया था। नंदिनी की आंखें झुक गईं। उसने कहा कि वह कीमत नहीं चुका रही, केवल अपने कारण लगी चोट का इलाज चाहती है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि चोट नदी ने दी है, वह खुद भर जाएगी। उसकी गरीबी में घमंड नहीं था, बल्कि वह आत्मसम्मान था जिसे नंदिनी ने अपने महल में कभी नहीं देखा था। शांता ने बात को नरम करने के लिए चाय चढ़ाई। गौरी नंदिनी के पास बैठ गई और अपने स्कूल की पुरानी किताबें दिखाने लगी। पन्ने फटे थे, किनारों पर पानी के दाग थे, पर लड़की की आवाज में सपनों की चमक थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि घाट के बच्चों को बिना पैसे इलाज मिल सके। नंदिनी ने उसकी पतली कलाई पकड़ी तो महसूस किया कि शरीर में कमजोरी है। उसने पूछा कि गौरी अक्सर बीमार रहती है क्या? शांता ने आंखें चुराईं और अर्जुन ने तुरंत विषय बदल दिया, पर नंदिनी ने उस चुप्पी को पकड़ लिया। अमीर घरों में भी चुप्पियां होती थीं, पर वे रहस्य छिपाती थीं। यहां की चुप्पी दर्द छिपा रही थी। गौरी ने खुद ही बताया कि उसे कभी कभी तेज बुखार आता है, पेट और पीठ में दर्द होता है, और डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में जांच की बात कही थी। अर्जुन ने उसे डांट कर चुप कराया, पर नंदिनी के भीतर अपराध की हल्की लहर उठी। उसने सोचा, जहां एक इंजेक्शन के लिए कोई परिवार कर्ज में डूब सकता है, वहां उसका हीरे का एक कंगन कितनी जिंदगियां बदल सकता है। नंदिनी ने लौटते समय फिर सहायता की बात कही। अर्जुन ने इस बार शांत स्वर में कहा कि मदद करना चाहती हैं तो किसी को छोटा महसूस कराए बिना कीजिए। यह वाक्य
नंदिनी के हृदय में गहराई तक उतर गया। हवेली में दान देना प्रतिष्ठा था, तस्वीरें खिंचवाना पुण्य था, चेक पर हस्ताक्षर कर देना करुणा कहलाता था। पर अर्जुन कह रहा था कि सहायता भी सम्मान मांगती है। उसने पहली बार समझा कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बार बार अपमानित होने की थकान भी होती है। अगले सप्ताह नंदिनी कई बार घाट गई। कभी वह मंदिर का बहाना बनाती, कभी अनाथालय का, कभी पुराने संगीत गुरु से मिलने का। हर बार वह कुछ नहीं कुछ लेकर जाती, पर धीरे धीरे उसने देना सीख लिया। वह चुपचाप गौरी के लिए किताबें छोड़ती, शांता के लिए दवाइयां बिना नाम के मंगवाती और अर्जुन की नाव में बैठकर गंगा की धारा सुनती। अर्जुन उससे दूर बैठता, फिर भी कभी कभी किसी शब्द, किसी दृष्टि, किसी मौन से वह उसके भीतर की थकान पहचान लेता। यह पहचान नंदिनी को डरा भी रही थी। एक शाम सूरज डूबते समय गंगा पर लाल रंग बिखेर रहा था। अर्जुन नाव को धीरे धीरे मध्य धारा की ओर ले गया। नंदिनी ने पूछा कि वह रोज इसी नदी पर रहता है, फिर भी उससे डरता नहीं। अर्जुन ने कहा कि डरता हूं, तभी तो सम्मान करता हूं। जो लोग नदी से डरना छोड़ देते हैं वही डूबते हैं। नंदिनी को लगा यह बात जीवन पर भी लागू होती है। वह अपने पिता, समाज और अकेलेपन से डरती रही, पर खुद की आत्मा से डरना छोड़ दिया था, इसलिए डूबने चली गई थी। अर्जुन ने पूछा कि उस रात उसने छलांग क्यों लगाई थी। प्रश्न सीधा था, पर आवाज में कोई कठोरता नहीं। नंदिनी बहुत देर चुप रही, फिर उसने कहा कि कभी कभी मनुष्य के पास सब कुछ होता है, पर अपना होना नहीं होता। उसने मां की मौत, पिता की चुप्पी और कबीर के विवाह की बात पूरी तरह नहीं कही, पर इतना बताया कि घर उसके लिए घर नहीं रहा। अर्जुन ने चप्पू रोक दिया। उसने कहा कि गरीब आदमी भूख से टूटता है, अमीर आदमी अकेलेपन से। दोनों की चीखें अलग होती हैं, दर्द एक ही रहता है। उस दिन के बाद उनके बीच मौन कम होने लगा। अर्जुन ने उसे अपने पिता के बारे में बताया, जो कभी अच्छे नाविक थे, पर अब फेफड़ों की बीमारी से खाट पर पड़े हैं। उसने बताया कि पढ़ाई में अच्छा था, शहर के नर्सिंग कॉलेज में दाखिला भी मिला था, पर घर के कर्ज और गौरी की बीमारी ने उसे वापस नदी पर ला खड़ा किया। नंदिनी सुनती रही। उसे लगा कि अर्जुन ने सपनों को छोड़ा नहीं, उन्हें अपने परिवार के लिए तय करके रख दिया है। यह त्याग उसे उस धन से बड़ा लगा जिसे वह विरासत कहती थी। हवेली में नंदिनी के बदले व्यवहार ने सबको बेचैन कर दिया। वह कबीर की कॉल कम उठाती, शादी की तैयारियों से बचती और पिता से आंख मिलाकर छोटे छोटे प्रश्न पूछने लगी। विक्रम को यह परिवर्तन दिखाई दे रहा था। एक रात उन्होंने कठोर स्वर में पूछा कि वह किन लोगों से मिल रही है। नंदिनी ने कहा कि जिनसे मिलकर उसे मनुष्य होना याद आता है। विक्रम ने इसे अवज्ञा समझा। उन्होंने चेतावनी दी कि राजवंश नाम पर दाग लगा तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगे। नंदिनी ने सोचा, क्या पिता ने खुद को कभी माफ किया होगा? कबीर को भी संदेह होने लगा। उसने अपने आदमी घाटों पर भेजे। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि नंदिनी एक नाविक परिवार के यहां जाती है। यह सुनकर उसके भीतर स्वामित्व की आग भड़क उठी। उसे नंदिनी से प्रेम नहीं था, पर वह उसे अपनी राजनीतिक सीढ़ी मानता था। एक करोड़पति लड़की का किसी गरीब युवक से बात करना उसके अहंकार को सहन नहीं था। उसने नंदिनी को फोन कर कहा कि कीचड़ में उतरोगी तो कपड़े ही नहीं, खून भी गंदा होगा। नंदिनी ने पहली बार फोन काट दिया। उस रात वह कांप रही थी, पर डर से नहीं, किसी नए साहस से। उसने मां की अलमारी खोली, जहां सावित्री की कुछ पुरानी साड़ियां, पत्र और एक छोटी चांदी की डिब्बी रखी थी। डिब्बी में गंगा जल की शीशी थी और एक कागज पर मां की लिखावट। उसमें बस इतना लिखा था कि जब सत्य से डर लगे तो नदी के पास जाना। वह निर्णय नहीं करती, केवल आईना दिखाती है। नंदिनी ने कागज सीने से लगा लिया। उसे लगा कि मां की स्मृति उसे अर्जुन की झोपड़ी तक ही नहीं, किसी बड़े रहस्य तक बुला रही है। अगली सुबह वह फिर घाट गई, पर इस बार अर्जुन ने उसे देखकर सख्ती से कहा कि अब आना बंद कर दे। नंदिनी सन्न रह गई। अर्जुन की आवाज में क्रोध था, पर आंखों में चिंता।
उसने बताया कि 2 अजनबी लोग कल रात उसकी झोपड़ी के आसपास पूछताछ कर रहे थे। गरीब के पास खोने को कम होता है, पर जो थोड़ा होता है वही उसकी पूरी दुनिया होता है। नंदिनी ने समझ लिया कि उसकी उपस्थिति इस परिवार के लिए खतरा बन रही है। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने रोने की अनुमति खुद को नहीं दी। गौरी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि दीदी, आप मत जाइए। शांता दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर चिंता और करुणा दोनों थे। अर्जुन ने नजरें फेर लीं। नंदिनी ने धीरे से गौरी के बाल सहलाए और कहा कि वह जाएगी, पर गायब नहीं होगी। यह कहते हुए उसे खुद नहीं पता था कि वह वादा निभा पाएगी या नहीं। लौटते समय उसने अर्जुन से कहा कि उसने उसे मृत्यु से बचाया था, अब वह उसे डरकर जीना नहीं सिखा सकता। अर्जुन ने उत्तर दिया कि कुछ जीवन बचाने के बाद भी दूर रखने पड़ते हैं। उन शब्दों ने नंदिनी को भीतर तक घायल कर दिया। हवेली लौटकर उसने पहली बार रोना चाहा, पर आंसू फिर नहीं आए। उसके पास अब 2 दुनियाएं थीं, और दोनों उसे स्वीकार करने से डरती थीं। एक दुनिया उसे संपत्ति समझती थी, दूसरी खतरा। पर इन दोनों के बीच कहीं उसका अपना अस्तित्व जन्म ले रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा, वही राजवंश नाम, वही महंगी साड़ी। फिर भी भीतर कोई नई स्त्री खड़ी थी, जो अब प्रश्न पूछे बिना जीवित नहीं रह सकती थी। रात को विक्रम ने घोषणा की कि शादी की तारीख अगले महीने तय कर दी गई है। रिश्तेदारों को सूचना भेजी जाएगी, मीडिया को नियंत्रित किया जाएगा, और नंदिनी को अब किसी भी अनावश्यक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। नंदिनी ने चुपचाप सब सुना। पहले वह ऐसे आदेशों पर टूट जाती थी, पर अब उसे याद था कि गंगा की धारा सबसे ऊंची दीवारों से भी पुरानी है। उसने पिता से केवल एक प्रश्न पूछा कि मां की मौत के दिन वह कहां थे। कमरे में अचानक ऐसी चुप्पी छा गई, जिसमें वर्षों का अपराध कांप रहा था। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा कि मृत लोगों को शांति से सोने देना चाहिए। नंदिनी ने मन में उत्तर दिया कि जिन्हें सच के बिना दफनाया जाए, वे शांति से नहीं सोते। उसी क्षण उसे समझ आया कि अर्जुन से मिलना केवल एक भावनात्मक सहारा नहीं था, वह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। एक अजनबी ने उसे नदी से निकाला था, पर अब उसे अपने घर की गहराई में डूबे हुए सच को निकालना था। गंगा ने उसे जीवन दिया था, और जीवन ने उससे साहस मांग लिया था। मां की मृत्यु के प्रश्न ने हवेली की हवा को बदल दिया था। उसके बाद विक्रम राजवंश ने नंदिनी से कई दिनों तक सीधी बात नहीं की, पर उनके आदेश दीवारों, नौकरों और बंद दरवाजों से होकर उसके पास पहुंचते रहे। उसके बाहर जाने पर पहरा कड़ा कर दिया गया। फोन की बातचीत पर निगाह रखी जाने लगी, और शादी के कपड़ों की नाप लेने वाली औरतें रोज उसके कमरे में आने लगीं। नंदिनी उन रेशमी कपड़ों के बीच बैठी रहती, पर उसका मन गंगा किनारे की गीली मिट्टी में भटकता रहता। एक दोपहर जब हवेली में रिश्तेदारों की आवाजें गूंज रही थीं, नंदिनी मां की पुरानी अलमारी के सामने बैठी रही। सावित्री की साड़ियों में अब भी हल्की चंदन और कपूर की गंध थी, जैसे स्मृति भी अपनी देह छोड़ने से इनकार कर रही हो। उसने तहों के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा पाया, जिस पर पीतल का छोटा ताला जड़ा था। चाबी कहीं नहीं थी। नंदिनी ने बहुत देर तक उसे हथेली पर रखा। उसे लगा जैसे मां ने जीवन भर जो नहीं कहा, वह सब इसी बंद डिब्बे में सांस ले रहा है। रात को उसने अपनी मेज की दराज से बालों की पतली पिन निकाली और कांपते हाथों से ताला खोलने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद ताला अचानक खुल गया। भीतर कुछ पीले पड़े कागज, एक छोटी डायरी, कुछ अखबारी कतरने और गंगा किनारे खींची गई धुंधली तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर में सावित्री कुछ बच्चों के साथ खड़ी थीं, जिनके हाथों में खाली दवा की शीशियां थीं। दूसरी तस्वीर में एक नाला था, जिसका काला पानी नदी में मिल रहा था। पीछे राजवंश केमिकल्स का बोर्ड धुंधला दिख रहा था। नंदिनी की सांस रुक गई। राजवंश केमिकल्स वह नाम था जिस पर उसके पिता गर्व से भाषण देते थे। वही कारखाना परिवार की संपत्ति का सबसे मजबूत स्तंभ था। वही मंदिरों को दान देता था, वही अस्पतालों को चेक देता था, वही गरीबों के लिए कंबल बांटता था। डायरी के पहले पन्ने पर सावित्री की लिखावट थी कि धर्म केवल पूजा में नहीं, पानी में भी होता है।
अगर पानी विष बन जाए तो दान नहीं, अपराध बढ़ता है। नंदिनी ने शब्दों को पढ़ा और उसे लगा मां की आवाज कमरे में लौट आई है। डायरी में तारीखें थीं, नाम थे, गांवों की सूची थी, डॉक्टरों की टिप्पणियां थीं। सावित्री ने लिखा था कि कारखाने से निकलने वाला रासायनिक पानी रात में गुप्त नाली से छोड़ा जाता है ताकि निरीक्षण दल दिन में साफ जल देखे। कई बच्चों में गुर्दे और त्वचा की बीमारियां बढ़ रही थीं, पर कंपनी के लोग उन्हें मौसमी संक्रमण कहकर चुप करा देते थे। एक पन्ने पर सावित्री ने किसी शांता निषाद का नाम भी लिखा था। नंदिनी ने वह नाम पढ़ते ही डिब्बे को कसकर पकड़ा। गंगा किनारे की झोपड़ी अचानक डायरी से जुड़ गई। अगले दिन नंदिनी ने पहरेदारों से बचने का उपाय किया। उसने अपने कमरे की खिड़की से पुरानी पिछली सीढ़ियों तक पहुंचने वाला रास्ता याद किया, जहां बचपन में वह मां के साथ तुलसी को पानी देने जाती थी। एक साधारण सूती साड़ी पहनकर, माथे से बिंदी मिटाकर वह हवेली से निकली। बाहर की हवा में डर भी था और स्वतंत्रता भी। उसने कार नहीं ली, बल्कि रिक्शा पकड़ा और घाट के पीछे की बस्ती की ओर चली गई। रास्ते भर उसे डायरी का हर शब्द भीतर कांटे की तरह चुभता रहा। बस्ती में प्रवेश करते ही उसे वह गंध महसूस हुई जिसे हवेली के इत्र कभी नहीं ढक सकते थे। गीली मिट्टी, नाली, दवा, धुएं और सड़े पानी की मिली जुली तीखी गंध। घरों के बाहर पीले चेहरे वाले बच्चे बैठे थे। एक बूढ़ा अपनी बांह की खुजली खुजा रहा था, जिसकी त्वचा पर लाल धब्बे थे। दो औरतें पानी के मटके भर रही थीं, पर मटके के किनारे पर हल्की हरी परत जमी थी। नंदिनी ने पहली बार धन और बीमारी के बीच वह पुल देखा, जिसे उसके परिवार ने हमेशा आंकड़ों में छिपा दिया था। अर्जुन की झोपड़ी के पास पहुंचकर वह रुक गई। भीतर से गौरी की खांसी की आवाज आ रही थी। वह खांसी छोटी लड़की की नहीं, किसी बूढ़े पेड़ के टूटते तने जैसी थी। शांता उसके माथे पर भीगा कपड़ा रख रही थी और अर्जुन किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ता हुआ परेशान बैठा था। नंदिनी ने भीतर कदम रखा तो तीनों चौंक गए। गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठ सूखे हुए थे। नंदिनी उसके पास बैठी और उसकी हथेली पकड़ी। वह हथेली गर्म थी, पर शरीर में जीवन की लौ कमजोर लग रही थी। अर्जुन ने कठोर स्वर में पूछा कि वह फिर क्यों आई है। नंदिनी ने डायरी का नाम नहीं लिया। उसने केवल कहा कि गौरी को बड़े अस्पताल ले जाना होगा। अर्जुन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए उतने ही ऊंचे होते हैं जितने मंदिरों के शिखर। शांता ने उसे रोकना चाहा, पर अर्जुन बोलता गया। उसने बताया कि बस्ती के कई बच्चों को यही बीमारी है। पानी पीते हैं तो पेट जलता है, नहाते हैं तो त्वचा जलती है, पर अधिकारी कहते हैं कि गरीबों की बीमारी गरीबों की किस्मत है। नंदिनी ने पूछा कि ये सब कब से शुरू हुआ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि जब से ऊपर की तरफ बड़ा कारखाना बना और रात के अंधेरे में नाला काला बहने लगा। पहले मछलियां बहुत थीं, अब नाव खींचते समय पानी में मृत चमक दिखाई देती है। पहले बच्चे नदी में कूदकर खेलते थे, अब माताएं डरती हैं कि उनके घाव सड़ जाएंगे। नंदिनी का गला सूख गया। उसने धीमे से पूछा कि कारखाने का नाम क्या है। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, राजवंश केमिकल्स। वह नाम सुनकर नंदिनी के भीतर जैसे कोई भारी दरवाजा गिर पड़ा। अर्जुन ने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा, पर कारण नहीं समझा। उसने सोचा शायद अमीरों के सामने गरीबी की सच्चाई असुविधाजनक होती है। नंदिनी ने अपने आंचल से गौरी का पसीना पोंछा, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह कहना चाहती थी कि उसे मालूम नहीं था, कि वह दोषी नहीं है, कि उसने किसी बच्चे को बीमार नहीं किया। पर उसी क्षण उसे लगा कि अनजान होना भी कभी कभी अपराध में मिली हुई चुप्पी जैसा होता है। उस शाम वह बस्ती में बहुत देर तक घूमती रही। एक मां ने अपने बच्चे के पैरों के घाव दिखाए। एक बूढ़े नाविक ने बताया कि अब गंगा की मछली बेचने पर लोग डरते हैं। एक गर्भवती स्त्री ने कहा कि डॉक्टर ने शहर जाने को कहा है पर किराया नहीं है। नंदिनी सुनती रही और हर कहानी डायरी के पन्नों से मिलती गई। उसे लगा वह किसी अदालत में खड़ी है, जहां न्यायाधीश कोई मनुष्य नहीं, स्वयं गंगा है। उसके परिवार की इमारतों की नींव में केवल सीमेंट नहीं, इन लोगों की चुप चीखें भी मिली थीं। हवेली लौटकर उसने पिता के दफ्तर में प्रवेश किया।
विक्रम वहां नहीं थे। दीवार पर पुरस्कारों की कतार थी, जिन पर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय उद्योग सम्मान जैसे शब्द चमक रहे थे। नंदिनी को वे सब धातु के नहीं, झूठ के बने लगे। उसने अलमारी की फाइलें देखनी शुरू की। पुराने समझौतों, निरीक्षण रिपोर्टों और सरकारी पत्रों के बीच उसे एक भूरे रंग की फाइल मिली, जिस पर केवल आंतरिक लिखा था। उसमें जल परीक्षण की असली रिपोर्टें थीं। कई नमूनों में विषैले रसायन सुरक्षित सीमा से बहुत अधिक थे। फाइल के अंत में एक नोट था, जिस पर विक्रम के हस्ताक्षर थे। उसमें लिखा था कि उत्पादन बंद करना आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा, अतः मामला स्थानीय स्तर पर नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित? यह शब्द नंदिनी को छुरी जैसा लगा। क्या बीमारी नियंत्रित की जाती है? क्या बच्चों की किडनी नियंत्रित की जाती है? क्या गंगा का विष नियंत्रित किया जाता है? उसने कागज की तस्वीरें अपने फोन में ले लीं। हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में अब पहले जैसी असहायता नहीं थी। डर के पीछे धीरे धीरे क्रोध जन्म ले रहा था। उसी रात उसने मां की डायरी आगे पढ़ी। आखिरी पन्नों में सावित्री की लिखावट अधिक जल्दबाज और टूटी हुई थी। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने विक्रम से लड़ाई की, पर वह व्यवसाय, मजदूरों की नौकरी और परिवार की प्रतिष्ठा का हवाला देते रहे। फिर एक पन्ने पर लिखा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अंतिम वाक्य था कि अगर मेरे साथ कुछ हो तो समझना दुर्घटनाएं हमेशा दुर्घटना नहीं होती। नंदिनी ने डायरी सीने से लगा ली। कमरे की सारी रोशनी होते हुए भी उसे अंधेरा घेरने लगा। मां की मौत की रात उसे धुंधली याद थी। वह तब छोटी थी। हवेली में अचानक भगदड़ मची थी। पिता का चेहरा राख की तरह था और किसी ने कहा था कि कार फिसलकर नदी किनारे गिर गई। नंदिनी ने वर्षों तक उस दुर्घटना को भाग्य माना था। आज उसे लगा कि भाग्य का नाम देकर कितने अपराध दफन कर दिए जाते हैं। उसने पिता के कमरे की ओर देखा। वह आदमी जिसने उसे जन्म से सुरक्षा दी, क्या उसी ने मां की आवाज को बंद कर दिया था, या कम से कम बंद होने दिया था? अगले दिन वह गौरी को देखने अस्पताल गई, जहां अर्जुन उसे लेकर आया था। सरकारी अस्पताल की लंबी कतारें, पसीने और दवा की गंध, रोते बच्चे, थके डॉक्टर और दीवारों पर झड़ती पुताई ने नंदिनी को भीतर तक हिला दिया। अर्जुन ने फीस जमा करने के लिए जेब से सिक्के और मुड़े हुए नोट निकाले। नंदिनी ने चुपचाप काउंटर पर पैसे देने चाहे, पर अर्जुन ने हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में थकान थी, पर स्वर अब भी अडिग था। उसने कहा कि दया से अधिक हमें न्याय चाहिए। नंदिनी ने पहली बार उसके सामने सच का एक हिस्सा खोल दिया। उसने कहा कि वह जानना चाहती है कि बस्ती के लोग कौन कौन बीमार हैं, कौन से डॉक्टर देख चुके हैं, कौन सी रिपोर्टें हैं। अर्जुन ने पूछा कि उसे इन सब से क्या लेना है। वह उत्तर नहीं दे सकी। तभी अस्पताल की दीवार पर लगे समाचार पत्र में राजवंश समूह के दान की तस्वीर दिखी, जिसमें नंदिनी अपने पिता के साथ खड़ी थी। अर्जुन की नजर उस तस्वीर पर पड़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया, जैसे किसी ने उसके विश्वास की मिट्टी में आग डाल दी हो। उसने कांपती आवाज में पूछा कि तुम नंदिनी राजवंश हो? यह प्रश्न नहीं, टूटे हुए विश्वास की घोषणा थी। नंदिनी ने सिर झुका लिया। आसपास के शोर में भी उस क्षण दोनों के बीच गहरा सन्नाटा उतर आया। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी आंखों में वही दर्द था जो किसी ने शत्रु से नहीं, अपने ही भरोसे से पाया हो। उसने कहा कि इसलिए तुम बार बार आती थी, हमारी गरीबी देखने, अपनी आत्मा हल्की करने। नंदिनी ने कहा कि ऐसा नहीं है, पर शब्द बहुत कमजोर थे और सच बहुत भारी। अर्जुन ने गौरी की रिपोर्ट उठाई और बोला कि उसकी बहन की बीमारी तुम्हारे घर की फैक्ट्री से आई है। मेरी मां की आंखों की नींद, मेरे पिता की सांस, हमारी नावों की खाली जालियां, सब तुम्हारे नाम की छाया में सड़ रहे हैं। तुमने उस रात मरना चाहा और मैंने बचा लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। अगर पता होता तब भी बचाता, क्योंकि हम गरीब अपने कर्म को तुम्हारे पाप जैसा छोटा नहीं बनाते। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा आंसुओं से भीग गया, पर अर्जुन ने देखा नहीं। शांता ने बीच में आकर अर्जुन को चुप कराया। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, पर नंदिनी के लिए घृणा नहीं। उन्होंने कहा कि बेटी पिता के पाप लेकर जन्म नहीं लेती।
पर एक दिन उसे तय करना पड़ता है कि वह किस ओर खड़ी होगी। यह वाक्य नंदिनी के भीतर बिजली की तरह उतर गया। अर्जुन ने मां की ओर देखा, फिर नंदिनी की ओर, और चुपचाप अस्पताल के बरामदे से बाहर चला गया। उसके जाते हुए कदमों में क्रोध से अधिक टूटन थी। नंदिनी ने चाहा कि वह पुकारे, पर उसके पास पुकारने का अधिकार नहीं बचा था। हवेली लौटते समय शहर की हर इमारत उसे किसी गवाही जैसी लगी। पुल, सड़कें, मंदिरों के दानपत्र, अस्पताल की दीवार पर पिता की तस्वीर, सब उसी धन से बने थे जिसके नीचे विष बह रहा था। उसने कमरे में पहुंचकर मां की डायरी खोली और उसके पास अपनी पहली साफ स्वीकारोक्ति लिखी। उसने लिखा कि मैं विक्रम राजवंश की बेटी हूं, इसलिए दोष से भाग नहीं सकती। मैं सावित्री की बेटी हूं, इसलिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरी सांस किसी अजनबी ने बचाई थी। अब शायद मुझे कई सांसों का हिसाब चुकाना होगा। रात गहरी हुई तो नंदिनी गंगा की ओर देखने वाली खिड़की पर खड़ी रही। दूर कहीं बादलों के पीछे चांद छिपा था और नदी अंधेरे में बहते हुए भी जीवित थी। उसे लगा गंगा ने उसे इसलिए नहीं बचाया कि वह फिर पुराने सोने के पिंजरे में चुप बैठ जाए। अर्जुन की आंखों का आघात, गौरी की जलती हथेली, मां की टूटी लिखावट और पिता की चुप्पी एक साथ उसके भीतर गूंज रहे थे। नंदिनी अब केवल दुखी लड़की नहीं थी, वह अपने ही घर के विरुद्ध जन्म लेती हुई स्त्री थी। नंदिनी के भीतर जो सत्य जागा था वह अब उसके चेहरे पर भी उतरने लगा। पहले वह हवेली में धीमे पांव चलती थी, जैसे दीवारों की अनुमति लेकर सांस लेती हो, पर अब उसके कदमों में मौन विरोध था। विक्रम राजवंश ने यह परिवर्तन तुरंत पहचान लिया। पिता होने से पहले वह उद्योगपति थे और उद्योगपति होने से पहले वह नियंत्रण के आदी आदमी। उन्हें लगा बेटी हाथ से नहीं, वंश की मुट्ठी से फिसल रही है। घर में निगरानी और कठोर हो गई, पर नंदिनी की आंखों में अब नदी का अंधेरा नहीं, उसका प्रवाह था। विक्रम ने एक शाम उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरे में चंदन की महक, भारी पर्दे और पुरखों की तस्वीरें थीं, जिनके सामने पीढ़ियों की झूठी मर्यादा खड़ी रहती थी। उन्होंने पूछा कि वह घाटों पर किन लोगों से मिलती है। नंदिनी ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि वह उन लोगों से मिलती है जिनकी बीमारी हमारे कारखानों की छाया में पली है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा पत्थर से लोहे में बदल गया। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और कहा कि भावुकता व्यापार नहीं समझती। नंदिनी ने पहली बार पिता की आवाज से कांपना बंद कर दिया। उसने मां की डायरी का नाम लिया, जल परीक्षण की रिपोर्टों का नाम लिया, शांता निषाद और गौरी का नाम लिया। विक्रम कुछ क्षण चुप रहे, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले कि सावित्री को भी यही रोग था, हर आंकड़े में इंसानों को देखना। उन्होंने कहा कि कारखाना बंद होता तो 1000 मजदूर भूखे मरते, बैंक कर्ज वसूलता और राजवंश नाम मिट्टी में मिल जाता। नंदिनी ने उत्तर दिया कि किसी परिवार को बचाने के लिए नदी को मारना धर्म नहीं हो सकता। उस रात विक्रम ने अपने पुराने प्रबंधक भैरव सिंह को बुलाया। भैरव वही आदमी था जो राजवंश परिवार की हर गंदी बात को साफ कागज में लपेटना जानता था। आदेश साफ था कि घाट के उस नाविक लड़के को समझा दिया जाए और आवश्यकता पड़े तो शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। विक्रम ने सीधे हिंसा का शब्द नहीं बोला, पर उनके जैसे लोग आधे वाक्य में पूरा अपराध लिख देते हैं। बाहर खिड़की के पास से गुजरती नंदिनी ने भैरव की आवाज सुनी। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप गई। वह दौड़कर पिछली सीढ़ियों से निकली, पर तब तक देर हो चुकी थी। घाट के पास रात उतर रही थी और आरती की लौ हवा में थरथरा रही थी। अर्जुन अपनी नाव बांधकर लौट रहा था जब 4 आदमी अंधेरी गली से निकले। उन्होंने पहले उसका नाम पूछा, फिर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उसे धक्का दिया। अर्जुन ने प्रतिरोध किया, पर संख्या और शक्ति उसके विरुद्ध थी। मुक्के, लाते, गालियां और चेतावनियां उस पर बरसती रहीं। उन्होंने कहा कि राजवंश बेटी के पास फिर दिखा तो गंगा भी पहचान नहीं पाएगी। नंदिनी जब पहुंची तो अर्जुन जमीन पर था। उसके होंठ से रक्त बह रहा था, आंख के पास सूजन थी और हाथ की कलाई अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी। हमलावर उसे देखकर पीछे हटे।
क्योंकि राजवंश की बेटी को चोट पहुंचाना उनके आदेश में नहीं था। नंदिनी ने चीखकर उन्हें रोका, पर वे गली में गायब हो गए। अर्जुन ने उठने की कोशिश की और उसे देखकर चेहरे पर ऐसी पीड़ा आई जो शरीर की चोट से बड़ी थी। उसने कहा कि अब देख लिया आपने, बड़े घर का साया कितना लंबा होता है। शांता ने बेटे को घर लाकर हल्दी और तेल से घाव पोंछे। उनकी आंखें भीग रही थीं, पर हाथ स्थिर थे। गौरी कोने में बैठी सिसक रही थी, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी केवल भूख नहीं, किसी शक्तिशाली आदमी की मर्जी पर टिकी हुई असुरक्षा भी है। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी रही। भीतर आने का अधिकार जैसे उससे छिन गया था। शांता ने फिर भी उसे बैठने को कहा, पर अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा कि आज से इस घर में उसकी दया नहीं चाहिए। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि यह सब उसके कारण हुआ, पर अर्जुन ने तड़प कर उत्तर दिया कि नहीं, यह उसके कारण नहीं, उस नाम के कारण हुआ जो वह ढोती है। वह बोला कि अमीर लोग जब प्रेम करते हैं तो उनके साथ पहरेदार, वकील, अखबार और गुंडे भी प्रेम करने लगते हैं। गरीब आदमी के पास केवल शरीर होता है, जिसे हर बार कीमत चुकानी पड़ती है। नंदिनी के होंठ कांपे। वह कहना चाहती थी कि वह अलग है, पर उसके पीछे खड़ा राजवंश नाम उसकी हर सफाई से बड़ा था। हवेली में अगली सुबह तूफान था। विक्रम ने नंदिनी को घर से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी उम्र, मर्यादा और हैसियत भूल रही है। नंदिनी ने शांत स्वर में पूछा कि मर्यादा किसकी रक्षा करती है, अपराधी की या पीड़ित की? यह प्रश्न विक्रम के अहंकार पर सीधा वार था। उन्होंने उसे थप्पड़ नहीं मारा, पर उनकी आंखों में वह हिंसा चमकी जो संबंधों को भीतर से जला देती है। उन्होंने कहा कि शादी अब टाली नहीं जाएगी और कबीर ही उसका भविष्य है। कबीर को अर्जुन पर हुए हमले की खबर मिल चुकी थी। वह शाम को हवेली आया तो उसके चेहरे पर सहानुभूति की जगह विजय थी। उसने नंदिनी से कहा कि हर वर्ग की अपनी जगह होती है और जो लोग सीढ़ियां भूलकर छत पर चढ़ना चाहते हैं वे गिरते ही हैं। नंदिनी ने उसे घूरकर देखा। वह बोली कि किसी गरीब को पीटकर कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। कबीर हंसा और कहा कि राजनीति में बड़ा वही होता है जिसका सच दूसरों की जीभ पर आने से पहले मर जाए। उसकी आंखें विष से भरी थीं। कुछ ही दिनों में शहर के उच्च समाज में फुसफुसाहट फैलने लगी। कहा गया कि राजवंश बेटी मानसिक रूप से अस्थिर है। वह रातों को घाटों पर भटकती है। किसी नाविक से उसका अनुचित संबंध है और इसी कारण उसने सगाई की रात घर छोड़ दिया था। अखबारों ने नाम नहीं लिखा, पर इशारे इतने स्पष्ट थे कि हर बैठक में चर्चा होने लगी। नंदिनी ने पहली बार समझा कि चरित्रहनन भी हत्या जैसा होता है। शरीर बचा रहता है, पर समाज आत्मा को चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मारता रहता है। रिश्तेदारों ने आना जाना बढ़ा दिया। बुआओं ने उसे समझाया कि बड़े घर की लड़कियां आग भी पी जाती हैं, पर धुआं बाहर नहीं निकलने देती। चाचाओं ने कहा कि पिता ने इतना साम्राज्य बनाया है, बेटी को उसकी रक्षा करनी चाहिए। पुरोहित ने कुंडली दिखाकर कहा कि कबीर से विवाह उसके भाग्य में लिखा है। नंदिनी सब सुनती रही। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या भाग्य में अन्याय भी लिखा हो तो उसे निभाना पुण्य है? कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि परंपरा के पास प्रश्न सुनने का अभ्यास नहीं था। विक्रम ने विवाह की तैयारियां तेज कर दी। बनारसी रेशम के कारीगर बुलाए गए। दिल्ली से जौहरी आए। मेहमानों की सूची बनी और हवेली फिर रोशनी से भरने लगी। पर नंदिनी के कमरे में अंधेरा बढ़ता गया। उसने मां की डायरी तकिए के नीचे रखी और हर रात पढ़ती रही। सावित्री की लिखावट अब उसे आंसू नहीं, दिशा देती थी। उसे लगता था मां कह रही हैं कि बेटी, प्रेम केवल किसी हाथ को थामना नहीं, उस संसार के विरुद्ध खड़ा होना भी है जो उस हाथ को कुचलना चाहता है। एक दिन नंदिनी ने सबके सामने घोषणा की कि वह कबीर से विवाह नहीं करेगी। यह वाक्य बैठक में ऐसे गिरा जैसे किसी ने देवता की मूर्ति तोड़ दी हो। विक्रम का चेहरा क्रोध से कांपने लगा। कबीर की मां ने अपमान से सिर घुमा लिया और रिश्तेदारों के मुंह खुले रह गए। कबीर ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या कारण है। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि विवाह सम्मान पर टिकता है, भय और धमकी पर नहीं।
उसने यह भी कहा कि वह मां की मौत और कारखाने की सच्चाई की जांच कराएगी। उस क्षण हवेली का वैभव छोटा पड़ गया। विक्रम ने उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया, पर नंदिनी वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि वह अब परिवार की इज्जत के नाम पर चुप नहीं रहेगी। कबीर ने उसके पास आकर धीमे स्वर में कहा कि वह पछताएगी। नंदिनी ने उत्तर दिया कि पछतावा तो वह उस दिन से कर रही है जब उसने पहली बार चुप रहना सीखा था। यह सुनकर कबीर की मुस्कान गायब हो गई। उसके भीतर का घायल अहंकार अब प्रतिशोध में बदल चुका था। प्रतिशोध जल्दी आया। अगले सप्ताह जब गौरी की हालत बिगड़ी और अर्जुन उसे उस निजी अस्पताल में लेकर गया जिसे राजवंश चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता था, तो काउंटर पर उनका नाम सुनते ही व्यवहार बदल गया। डॉक्टर ने फाइल देखे बिना कहा कि बेड खाली नहीं है। अर्जुन ने विनती की। शांता ने हाथ जोड़े, पर गार्ड ने उन्हें बाहर कर दिया। गौरी दर्द से कराहती रही। अर्जुन ने अस्पताल के बोर्ड पर विक्रम राजवंश की मुस्कुराती तस्वीर देखी और उसके भीतर की सारी बची हुई आशा राख हो गई। नंदिनी को खबर मिली तो वह घर से निकलने को दौड़ी, पर पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। उसने विक्रम का सामना किया। पिता ने कहा कि हर संस्था के नियम होते हैं और वह हर गरीब की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या एक बच्ची को इसलिए मरने दिया जाएगा क्योंकि उसकी बहन ने आपके सच को छुआ है? विक्रम ने नजरें फेर लीं। वह क्षण नंदिनी के लिए अंतिम भ्रम का अंत था। पिता का प्रेम था, पर वह न्याय से छोटा था। यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। नंदिनी ने अपने कमरे की तिजोरी खोली। उसमें विवाह के लिए रखे गहने थे, मां के कुछ पुराने आभूषण और पिता द्वारा दिए गए हीरे। उसने सब एक कपड़े में बांधे। रात को रमेश काका की मदद से वह पिछली गली से निकली और सीधे उस सरकारी अस्पताल पहुंची जहां अर्जुन गौरी को लेकर भटक रहा था। उसने बिना नाम बताए नकद जमा किया, डॉक्टरों को बुलाया और गौरी को भर्ती कराया। अर्जुन ने जब यह जाना तो उसके चेहरे पर राहत भी आई और कठोरता भी। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था, पर नंदिनी की सहायता स्वीकार करना उसे घाव जैसा लगा। गौरी को दवा लगी तो उसकी सांस कुछ शांत हुई। शांता ने नंदिनी के पैरों को छूना चाहा, पर नंदिनी पीछे हट गई और रो पड़ी। उसने कहा कि उसे धन्यवाद मत दीजिए, यह दान नहीं, बहुत छोटे से डण की शुरुआत है। अर्जुन बरामदे में खड़ा था। उसने थके स्वर में कहा कि डण शब्द अमीरों को बहुत प्रिय होता है क्योंकि उससे उन्हें लगता है कि हर चीज चुकाई जा सकती है, कुछ चीजें नहीं चुकती। नंदिनी, कुछ पाप केवल पीढ़ियों तक जलते हैं। नंदिनी ने उसकी बात स्वीकार की। उसने कहा कि वह प्रेम का दावा लेकर नहीं आई है, वह केवल यह मानने आई है कि उसका घर दोषी है और वह उस दोष से भागना नहीं चाहती। अर्जुन ने पूछा कि क्या वह अपने पिता के विरुद्ध खड़ी हो सकेगी जब अदालत, अखबार, परिवार और समाज उसे पागल कहेंगे। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि जिस दिन उसने गंगा में छलांग लगाई थी उस दिन वह मर चुकी थी। अब जो बची है उसे डराकर जीवित नहीं रखा जा सकता। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में साहस देखा, फिर भी उनके बीच की दूरी समाप्त नहीं हुई। अस्पताल के बरामदे में रात भर दोनों अलग अलग बेंचों पर बैठे रहे। शांता गौरी के पास थीं और बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिरती रहीं। नंदिनी अर्जुन से कुछ कहना चाहती थी, पर हर शब्द के आगे अपराध खड़ा हो जाता। अर्जुन भी जानता था कि वह उस लड़की से घृणा नहीं कर पा रहा जिसका नाम उसके जीवन की पीड़ा से जुड़ा है। यह असमर्थता उसे और तोड़ रही थी। प्रेम कभी कभी शत्रु नहीं, असंभव परिस्थिति बनकर आता है। सुबह गौरी की हालत स्थिर हुई। डॉक्टर ने लंबा इलाज, महंगी जांच और संभवतः भविष्य में बड़े ऑपरेशन की बात कही। अर्जुन दीवार से टिककर खड़ा रहा, जैसे हर शब्द उसकी पीठ पर पत्थर बनकर रखा जा रहा हो। नंदिनी ने चुपचाप सारी बातें लिख लीं। अर्जुन ने कहा कि तुम यह सब क्यों कर रही हो? नंदिनी ने उत्तर दिया कि क्योंकि मैं अब केवल बचाई गई लड़की नहीं रहना चाहती। अगर मेरी सांस लौटाई गई है तो उसका उपयोग किसी और की सांस बचाने में होना चाहिए। हवेली लौटने से पहले नंदिनी गंगा के घाट पर गई। सुबह की आरती शुरू हो चुकी थी। लोग दीप बहा रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे।
और नदी सब स्वीकार करती हुई बह रही थी। उसने अपने हाथ जोड़कर मां से, गंगा से और उन अनगिनत अनजान लोगों से क्षमा मांगी जिनका दर्द उसके परिवार की दीवारों में छिपा था। फिर उसने अपने फोन में छिपी रिपोर्टें, मां की डायरी की तस्वीरें और बस्ती के बीमार लोगों की सूची देखी। अब रोना पर्याप्त नहीं था, अब उसे प्रमाण, सहयोग और साहस जुटाना था। उसी समय दूर खड़ा अर्जुन उसे देख रहा था। वह आगे नहीं आया, नंदिनी ने भी उसे पुकारा नहीं। दोनों जानते थे कि जो रास्ता खुल रहा है वह प्रेम का सरल रास्ता नहीं, आग का रास्ता है। उसमें परिवार टूटेंगे, नाम डूबेंगे और शायद उनका अपना मन भी कई बार घायल होगा। फिर भी उस सुबह गंगा के ऊपर उठती धूप में नंदिनी ने निर्णय कर लिया, वह अर्जुन को पाने के लिए नहीं, अपने भीतर के मनुष्य को बचाने के लिए लड़ेगी। शायद उसी लड़ाई में प्रेम को भी एक सम्मानित स्थान मिल सके। नंदिनी ने उस दिन से अपने कमरे को प्रार्थना स्थल नहीं, गुप्त कार्यालय बना दिया। मेज पर मां की डायरी खुली रहती, बगल में जल परीक्षण की तस्वीरें, अस्पताल की पर्चियां, बस्ती के नाम और उन बच्चों की उम्र लिखी रहती जिनकी आंखों में बचपन से पहले बीमारी उतर आई थी। बाहर हवेली में शादी की टूट चुकी बातों पर रिश्तेदार फुसफुसाते, पर भीतर वह अपराध के धागे जोड़ती रहती। उसे समझ आ रहा था कि सत्य केवल रोकर नहीं मिलता, उसे प्रमाण की तरह संभालना पड़ता है। रमेश काका अब उसके मौन साथी बन गए थे। वे सावित्री के दिनों से बहुत कुछ जानते थे, पर नौकर की जुबान हमेशा मालिक के डर से बंधी रहती है। एक रात उन्होंने नंदिनी को बताया कि मैडम मृत्यु से पहले कई बार कारखाने के पुराने खाते देखती थीं और उनके पीछे भैरव सिंह के आदमी लगे रहते थे। उस दुर्घटना वाले दिन भी सावित्री अकेली नहीं निकली थी, पर पुलिस रिकॉर्ड में ड्राइवर का नाम गायब कर दिया गया। नंदिनी ने यह सुनते हुए महसूस किया कि मां की मौत का अंधेरा और घना हो रहा है। अगले कई दिनों तक वह अलग अलग बहानों से बाहर निकली, कभी मंदिर की पूजा, कभी महिला समिति की बैठक, कभी डॉक्टर से अपनी जांच। हर यात्रा में वह बस्ती के एक नए घर तक जाती, किसी मां से बच्चे की बीमारी पूछती, किसी बूढ़े से नदी का पुराना रंग सुनती, किसी चिकित्सक से रिपोर्ट की प्रतिलिपि लेती। कुछ लोग उसे पहचान कर दरवाजा बंद कर देते, कुछ गालियां देते, कुछ रो पड़ते। नंदिनी हर प्रतिक्रिया स्वीकार करती, क्योंकि उसे लगा कि राजवंश नाम पर पहला अधिकार इन्हीं घावों का है। अर्जुन उससे दूरी बनाए रखता था, फिर भी बस्ती के लोग उसकी उपस्थिति में थोड़ा सुरक्षित महसूस करते थे। वह सीधे नंदिनी से बात नहीं करता, पर जब कोई तथ्य छूट जाता तो धीमे से सुधार देता। कौन सा बच्चा किस महीने बीमार पड़ा, किस कुएं का पानी पहले मीठा था, किस रात नाले से नीली झाग निकली, सब उसे याद था। नंदिनी ने देखा कि गरीब आदमी इतिहास किताबों में नहीं, अपने शरीर पर लिखता है। अर्जुन का हर वाक्य उसके परिवार की बनाई नकली दानशीलता को काटता चला जाता था। गौरी की तबीयत कुछ दिन सुधरती, फिर अचानक बिगड़ जाती। उसका चेहरा अब और पतला हो गया था, पर वह नंदिनी को देखते ही मुस्कुरा देती। एक दिन उसने पूछा कि दीदी, अमीर लोग भी भगवान से डरते हैं क्या? नंदिनी ने उत्तर देने में देर की, क्योंकि उसे अपने घर का पूजा कक्ष याद आया, जहां सोने के दीपक जलते थे और उसी घर की छाया में विषैला पानी बहता था। उसने कहा कि डरते होंगे गौरी, पर कभी कभी डर इतना छोटा होता है कि लालच उससे बड़ा हो जाता है। गौरी ने भोलेपन से कहा कि फिर भगवान उन्हें बड़ा डर दें, ताकि वे दूसरों को छोटा दर्द देना बंद करें। यह सुनकर शांता की आंखें भर आईं। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा, जैसे आंसू छिपाने हो। नंदिनी के भीतर वह वाक्य तीर की तरह रह गया। वह सोचती रही कि कर्म का अर्थ केवल अगले जन्म की सजा नहीं हो सकता। कर्म तो इसी जन्म में किसी बच्ची की जलती किडनी, किसी मां की सूनी रात और किसी पिता की चुप्पी बनकर लौटता है। राजवंशों का कर्म अब उसके सामने जीवित था। उधर विक्रम राजवंश को धीरे धीरे पता चलने लगा कि नंदिनी केवल विद्रोही बेटी नहीं रही, वह दस्तावेज जुटा रही है। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी लेने का आदेश दिया, पर नंदिनी पहले ही प्रतियां कई जगह छिपा चुकी थी। एक प्रति रमेश काका के पुराने संदूक में, एक शांता के तुलसी वाले गमले के नीचे
और एक अपने कॉलेज की मित्र मीरा के पास। मीरा अब दिल्ली में पर्यावरण कानून की वकील थी। नंदिनी ने उसे सब बताया। तो फोन पर लंबी चुप्पी के बाद मीरा ने कहा कि यह लड़ाई घर से बड़ी है। मीरा ने सलाह दी कि भावनात्मक आरोप काफी नहीं होंगे। पानी के नए नमूने, स्वतंत्र प्रयोगशाला की रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, मजदूरों के बयान और कंपनी के आंतरिक दस्तावेज चाहिए होंगे। नंदिनी ने पहली बार जाना कि न्याय भी अमीरों की तरह कागज मांगता है, पर उसने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में अर्जुन और 2 विश्वस्त नाविकों की मदद से उन्होंने नाले के पास से पानी के नमूने भरे। पानी में तीखी गंध थी और टॉर्च की रोशनी में झाग ऐसे चमक रही थी जैसे नदी के घाव पर नमक जम गया हो। अर्जुन ने बोतल बंद करते हुए कहा कि यह सब करते समय तुम्हें डर नहीं लगता? नंदिनी ने कहा कि डर लगता है, पर अब डर दिशा बताता है। अर्जुन ने पहली बार हल्की सी दृष्टि से उसे देखा, जिसमें पुरानी कठोरता के नीचे सम्मान की छोटी रेखा थी। फिर भी उसने तुरंत नजर फेर ली। उसके भीतर प्रेम को जगह देना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी बहन उसी व्यवस्था से लड़ रही थी जिसकी बेटी नंदिनी थी। वह अपने हृदय पर पहरा देता था, जैसे गरीब अपनी आखिरी मुट्ठी अनाज पर देता है। एक शाम नंदिनी ने विक्रम का सामना किया। उसने कहा कि वह कारखाने की असली रिपोर्ट जानती है और मां की डायरी भी उसके पास है। विक्रम ने लंबी चुप्पी के बाद शराब का गिलास मेज पर रखा और पहली बार थके हुए लगे। उन्होंने कहा कि वह भी कभी गरीब थे, बनारस की गलियों में जूते घिसते घूमते थे और लोगों ने उन्हें उनके नाम, कपड़े और भूख से तौला था। उन्होंने शपथ ली थी कि उनके बच्चे कभी अपमान नहीं सहेंगे। नंदिनी ने धीरे से पूछा कि दूसरों के बच्चों को जहर देकर बनाया सम्मान कैसा होता है? विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि दुनिया करुणा से नहीं, शक्ति से चलती है। अगर वह कमजोर पड़ते तो उनके साझेदार उन्हें खा जाते। सरकार रिश्वत मांगती थी, बैंक दबाव डालते थे, मजदूर वेतन चाहते थे और बाजार लाभ। नंदिनी ने देखा कि पिता अपने अपराध को परिस्थितियों की राख में छिपाना चाहते हैं। वह क्षण उसके लिए सरल घृणा का नहीं था। उसे इस आदमी पर दया भी आई, जिसने गरीबी से भागते भागते मनुष्यता को पीछे छोड़ दिया और अब अपने ही बनाए महल में कैदी था। पर दया न्याय का स्थान नहीं ले सकती थी। नंदिनी ने कहा कि मां ने भी यही देखा था, इसलिए उन्हें चुप कराया गया। विक्रम का चेहरा अचानक बुझ गया। उन्होंने तुरंत कहा कि सावित्री की मौत दुर्घटना थी, पर उनकी आवाज में एक ऐसा कांपता हुआ खालीपन था जिसने नंदिनी को और संशय में डाल दिया। उसने पूछा कि अगर दुर्घटना थी तो फाइलें क्यों गायब हुईं? ड्राइवर कहां गया? पुलिस रिपोर्ट क्यों बदली गई? विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक थी, जैसे समय स्वयं गवाही दे रहा हो। कबीर ने इस बीच अपनी चाल तेज कर दी। उसने मीडिया में खबरें लगवाईं कि विदेशी कंपनियां राजवंश उद्योग को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं और कुछ असामाजिक तत्व गरीबों को भड़का रहे हैं। एक गुमनाम लेख में अर्जुन को ब्लैकमेलर कहा गया। नंदिनी का नाम फिर मानसिक अस्थिरता से जोड़ा गया। मीरा ने चेतावनी दी कि कबीर के पिता मंत्रालय में बैठे हैं, इसलिए मामला केवल परिवार का नहीं, राजनीति का भी है। नंदिनी ने महसूस किया कि झूठ अकेला नहीं आता, वह वर्दी, मुहर और कैमरा लेकर आता है। बस्ती में डर फैलने लगा। कुछ लोग बयान देने से पीछे हट गए। एक मजदूर, जिसने रात की निकासी देखी थी, अचानक गांव चला गया। शांता के घर के बाहर फिर अजनबी मंडराने लगे। अर्जुन का क्रोध बढ़ता गया। उसने नंदिनी से कहा कि उसके कारण अब हर गरीब परिवार दोहरी मार झेल रहा है। नंदिनी ने चुपचाप स्वीकार किया, पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर हम अभी रुक गए तो उनका डर जीत जाएगा। अर्जुन ने तिक्त स्वर में कहा कि तुम्हारे लिए हार विचार है, हमारे लिए भूख और लाश। उस वाक्य ने नंदिनी को चुप कर दिया। उसे अपने वर्ग का विशेषाधिकार दिखाई दिया। सचमुच उसकी हार में संपत्ति कम होती, उनकी हार में जीवन। उस रात उसने मां के गहनों का आखिरी हिस्सा बेचा। जौहरी ने पहचानते हुए भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि धन के बाजार में रहस्य की कीमत भी लगती है। उससे मिले पैसों से उसने बस्ती के बीमार बच्चों की दवाएं,
पानी के फिल्टर और कानूनी खर्च की पहली राशि जुटाई। हर गहना उतरते समय उसे लगा कि वह विवाह की कैद नहीं, अपने अपराधबोध की परतें उतार रही है। गौरी की हालत अचानक फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि किडनी बहुत कमजोर है और नियमित डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। शांता जमीन पर बैठ गईं, जैसे उनके भीतर से हड्डियां निकल गई हों। अर्जुन ने दीवार पर मुट्ठी मारी, फिर तुरंत पछताया, क्योंकि गौरी डर गई थी। नंदिनी ने कागज संभाले और भुगतान की व्यवस्था की। अर्जुन ने इस बार उसे रोका नहीं, पर उसकी आंखें भीगी थीं। उसने कहा कि मेरी बहन की सांसें तुम्हारे पैसों से बंध जाएंगी तो क्या वह कभी स्वतंत्र रहेगी? नंदिनी ने कहा कि तुम्हारी बहन की सांसें किसी की दया से नहीं, उसके अधिकार से बचेंगी। अभी मेरे पास जो है वह उसी धन का छोटा हिस्सा है जो तुम लोगों से छीना गया। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में पहली बार क्रोध के साथ पीड़ा पिघली। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीमे से कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता नंदिनी, क्योंकि दोष केवल तुम्हारा नहीं और घाव बहुत गहरे हैं, पर शायद मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं अगर तुम सच में अंत तक खड़ी रहो। यह वाक्य नंदिनी के लिए वरदान जैसा था, पर उसने उसे प्रेम की स्वीकृति समझने की भूल नहीं की। उसने सिर झुका दिया और कहा कि अंत तक। अर्जुन ने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। फिर भी उनके बीच एक नया बंधन जन्मा, जो आकर्षण से अधिक कठोर और पवित्र था। यह बंधन सत्य की आग में बना था। दोनों जानते थे कि आगे अदालत, पुलिस, मीडिया, पिता, कबीर और समाज खड़े हैं। पर उस रात अस्पताल की सफेद रोशनी में गौरी की धीमी सांसों ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। मीरा वाराणसी पहुंची। उसने दस्तावेज देखे और गंभीर हो गई। उसने कहा कि सार्वजनिक हित याचिका दायर की जा सकती है, पर उससे पहले प्रमाणों को सुरक्षित और सार्वजनिक करना होगा। अगर परिवार अदालत से पहले फाइलें गायब कर दे तो मामला कमजोर पड़ जाएगा। उसने सुझाव दिया कि राजवंश समूह के नए नदी शुद्धि परियोजना उद्घाटन में नंदिनी को बोलने का अवसर मिलेगा। विडंबना यह थी कि वही मंच जहां कंपनी अपने दान और धर्म की घोषणा करने वाली थी, सत्य के विस्फोट का स्थान बन सकता था। नंदिनी ने सोचा कि क्या वह अपने पिता को सार्वजनिक रूप से गिरा पाएगी? विक्रम केवल अपराधी नहीं, उसके पिता भी थे। बचपन में वही उसे कंधे पर बैठाकर पतंग दिखाते थे। बीमार होने पर पूरी रात उसके पास बैठते थे। मां की मौत के बाद उसी ने उसे सोते समय चादर ओढ़ाई थी। पर वही व्यक्ति अब उन बच्चों के दर्द पर चुप था। मनुष्य का विभाजन कितना कठिन होता है। किसी से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि उसके पाप को पूजा की थाली में रख दिया जाए। उद्घाटन से एक रात पहले विक्रम उसके कमरे में आए। उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने कहा कि वह सब रोक दे तो वे गौरी का इलाज विदेश तक करा देंगे, बस्ती के लिए अस्पताल बनवा देंगे और कारखाने में सुधार कर देंगे। नंदिनी ने उन्हें देखा। यह प्रस्ताव दया जैसा दिखता था, पर सत्य को खरीदने का प्रयास था। उसने पूछा कि क्या आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे कि गलती हुई है? विक्रम की आंखें कठोर हो गईं। उन्होंने कहा कि राजवंश नाम मिट जाएगा। नंदिनी ने उत्तर दिया कि शायद तभी कुछ जीवन बचेंगे। विक्रम ने अंतिम बार पिता की तरह उसे मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी, अदालतें वर्षों चलेंगी, गरीब तुम्हें फिर भी अमीर समझेंगे, और जिनके लिए तुम लड़ रही हो वे भी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा कि स्वीकार किया जाना मेरा लक्ष्य नहीं है, सही ओर खड़ा होना पर्याप्त है, भले अकेले खड़ा होना पड़े। यह सुनकर विक्रम की आंखों में क्षण भर को सावित्री की छाया उतर आई। शायद उन्हें लगा कि मृत पत्नी बेटी बनकर लौट आई है। अगली सुबह शहर पोस्टरों से भर गया। राजवंश समूह गंगा संरक्षण अभियान का उद्घाटन करने वाला था। मंत्री, साधु, उद्योगपति, पत्रकार और समाजसेवी सब आमंत्रित थे। मंच पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि गंगा हमारी मां है। नंदिनी ने वह वाक्य पढ़ा तो उसके भीतर आग जल उठी। मां केवल पूजा के लिए नहीं होती, उसकी देह में जहर भी नहीं डाला जाता। उसने अपनी सादी सफेद साड़ी पहनी, मां की डायरी कपड़े में बांधी
और फोन में सारे प्रमाण सुरक्षित किए। आज वह बेटी, प्रेमिका या उत्तराधिकारी नहीं, गवाही थी। घाट की ओर जाते समय अर्जुन उसके साथ नहीं था। वह गौरी को अस्पताल से घर लाने में लगा था, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि हालत कुछ स्थिर है। फिर भी नंदिनी को लगा कि उसकी नाव की छाया उसके साथ चल रही है। शांता ने सुबह उसके माथे पर हाथ रखकर कहा था कि सच बोलना बेटी, पर घृणा से नहीं। घृणा सत्य को भी विष बना देती है। नंदिनी ने वह आशीष अपने भीतर रखा। उसे पता था कि आज उसके शब्द केवल दस्तावेज नहीं खोलेंगे, कई संबंधों की अस्थियां भी तोड़ देंगे। मंच के पीछे कबीर खड़ा था। उसने नंदिनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि आखिरी अवसर है, सभ्य बन जाओ। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे बिल्कुल छोटा पाया। उसके पास सत्ता थी, चालाकी थी, पुरुष अहंकार था, पर आत्मा नहीं थी। उसने उत्तर दिया कि सभ्यता वह नहीं जो अपराध को रेशम से ढक दे। कबीर का चेहरा कस गया। उसने धीमे से कहा कि जो लोग बहुत सच बोलते हैं उनके प्रियजन पहले चोट खाते हैं। नंदिनी ने यह धमकी सुनी, पर मंच से लौटना अब संभव नहीं था। मंच पर कदम रखते ही नंदिनी को लगा जैसे पूरा शहर उसकी सांसों की गिनती कर रहा है। सामने साधुओं के केसरिया वस्त्र, नेताओं की सफेद टोपी, उद्योगपतियों के महंगे चश्मे और कैमरों की चमक एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसमें सत्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। गंगा किनारे फूलों की झालरें लगी थीं, पर नीचे पानी पर हल्की नीली झांक तैर रही थी। नंदिनी ने उस झांक को देखा और उसे गौरी की सूखी हंसी याद आई, जो बीमारी में भी जीवन को पकड़ना चाहती थी। विक्रम राजवंश मंच के बीच बैठे थे, चेहरा संयत और गौरव से भरा हुआ। उनके बगल में कबीर अपने पिता के साथ बैठा था और उसकी मुस्कान में छिपी धमकी केवल नंदिनी समझ सकती थी। संचालक राजवंश समूह की सामाजिक सेवाओं का गुणगान कर रहा था। कहा जा रहा था कि यह परिवार गंगा को मां मानता है, गरीबों को अपना मानता है और धर्म को उद्योग का आधार मानता है। हर वाक्य नंदिनी के भीतर हथौड़े की तरह गिर रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि शब्दों की यह सजावट षड्यंत्र को ढक रही है। जब उसका नाम पुकारा गया तो तालियां बजीं। लोग राजवंश बेटी को देखने को उत्सुक थे, जिसके बारे में पिछले दिनों तरह तरह की बातें फैली थीं। नंदिनी ने माइक पकड़ा तो उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर निकली। उसने कहा कि गंगा को मां कहना आसान है, पर मां की देह में जहर डालकर मंदिर में दीप चढ़ाना धर्म नहीं, पाखंड है। तालियां अचानक रुक गईं। विक्रम ने सिर उठाया। कबीर की मुस्कान जम गई। हवा में ऐसा सन्नाटा था जिसमें नदी भी सुनती लगी। नंदिनी ने मां की डायरी खोली। उसने सावित्री की लिखावट से कुछ पंक्तियां पढ़ीं, जिनमें कारखाने की रात की निकासी, बीमार बच्चों और बदली गई रिपोर्टों का उल्लेख था। फिर उसने स्क्रीन पर जल परीक्षण की असली रिपोर्टें दिखाईं। कैमरे अब पहले से अधिक चमक रहे थे, पर वातावरण बदल चुका था। जो मंच दान की घोषणा के लिए बना था, वह अदालत बन गया। नंदिनी ने बस्ती के नाम लिए, शांता निषाद का नाम लिया, गौरी का नाम लिया। उसकी आवाज टूटती नहीं थी, केवल और गहरी होती जाती थी। विक्रम अचानक उठे और माइक बंद करने का संकेत दिया। भैरव सिंह दौड़ा, पर पत्रकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मीरा पहले से भीड़ में मौजूद थी। उसने तुरंत दस्तावेजों की प्रतियां कई मीडिया संस्थानों को भेज दी। नंदिनी ने दूसरा माइक पकड़ लिया और कहा कि अगर मेरी आवाज बंद की गई तो भी प्रमाण बंद नहीं होंगे। उसने यह भी कहा कि उसकी मां सावित्री राजवंश ने यही सच उजागर करना चाहा था और उनकी मृत्यु पर फिर से जांच होनी चाहिए। इस वाक्य ने सभा को पूरी तरह हिला दिया। कबीर मंच के पीछे से फोन पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहा था। उसके चेहरे की शांति अब उतर चुकी थी। वह जानता था कि दस्तावेजों से अधिक खतरनाक जनता के सामने बोले गए वे नाम हैं जिन्हें अब दबाना कठिन होगा। उसने नंदिनी के पास आकर दांत भींचकर कहा कि तुमने अपने पिता को नहीं, खुद को जला दिया है। नंदिनी ने उसकी ओर देखे बिना उत्तर दिया कि जो घर दूसरों की चिताओं पर बना हो, उसमें आग लगना न्याय है। कबीर की आंखों में तब एक अंधेरा निर्णय चमका।
उसी समय अर्जुन के फोन पर शांता का कांपता हुआ संदेश आया। गौरी घर नहीं पहुंची थी। डॉक्टर ने कहा था कि अस्पताल से निकलते समय कोई आदमी उसे दवा दिलाने के बहाने बाहर ले गया। अर्जुन की देह में रक्त जैसे उल्टा दौड़ने लगा। उसने नंदिनी को फोन किया, पर मंच का शोर, पत्रकारों की भीड़ और सुरक्षा की धक्का मुक्की में कॉल तुरंत नहीं लग पाई। जब संदेश अंततः नंदिनी तक पहुंचा, उसके हाथ से डायरी लगभग छूट गई। कबीर ने उसकी ओर देखा और उसकी धीमी मुस्कान ने सारी शंका सच कर दी। नंदिनी मंच से उतरकर सीधे कबीर के सामने खड़ी हुई। उसने पूछा कि गौरी कहाँ है? कबीर ने भोलेपन का अभिनय किया, पर उसकी आंखें झूठ बोलने में उतनी कुशल नहीं रहीं। उसने कहा कि गरीब बच्चों को अपनी जगह समझनी चाहिए, वरना वे बड़े खेल में मोहरे बन जाते हैं। नंदिनी ने उसके पिता की ओर देखा, जो अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने में व्यस्त थे। विक्रम भी यह सुन चुके थे। पहली बार उनके चेहरे पर केवल क्रोध नहीं, भय आया। उन्हें समझ आ गया कि बात दस्तावेजों से आगे एक बच्ची की जान तक पहुंच गई है। अर्जुन पागल की तरह घाट की गलियों में भाग रहा था। 2 नाविकों ने बताया कि उन्होंने गौरी को एक सफेद गाड़ी में जाते देखा था, जो पुराने बंद पड़े गोदाम की ओर गई। वह गोदाम राजवंश के पुराने परिवहन विभाग का था, जहां कभी रसायनों के ड्रम रखे जाते थे। अर्जुन ने बिना प्रतीक्षा किए नाव ली और नदी के किनारे किनारे उस दिशा में बढ़ गया। उसके हाथ चप्पू चला रहे थे, पर मन में केवल गौरी की छोटी उंगलियां थीं, जो बचपन में उसका अंगूठा पकड़कर सोती थीं। नंदिनी भी वहां पहुंचना चाहती थी, पर सुरक्षा और भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी विक्रम उसके सामने आए। उनकी आंखों में पहली बार पिता और अपराधी दोनों एक साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि कार में बैठो। नंदिनी ने पूछा कि क्या वह उसे रोकेंगे या गौरी को बचाएंगे। विक्रम कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले कि आज शायद वही करना होगा जो बहुत पहले करना चाहिए था। यह वाक्य सुनकर नंदिनी ने उन्हें पहली बार एक टूटते हुए मनुष्य की तरह देखा। दोनों बिना और शब्दों के कार में बैठ गए। पुराने गोदाम के पास शाम घिर रही थी। बारिश की हल्की धुंध हवा में थी और जंग लगे गेट से रसायनों की बासी गंध आ रही थी। अर्जुन सबसे पहले पहुंचा। भीतर से गौरी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल फट गया। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी 2 आदमी बाहर निकले। मारपीट शुरू हुई। अर्जुन घायल था, पर भय ने उसकी ताकत दोगुनी कर दी। उसने एक आदमी को धक्का देकर गिराया, दूसरे से चाबी छीनी और भीतर भागा, जहां गौरी कुर्सी से बंधी कांप रही थी। गौरी का चेहरा पीला था, पर अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। उसने कहा कि भैया, मुझे घर जाना है। अर्जुन ने रस्सी खोली, पर उसी समय कबीर भीतर आया। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, पर उसके पीछे खड़े आदमी काफी थे। उसने कहा कि नाटक यहीं खत्म होगा। नंदिनी भी तब तक विक्रम के साथ गोदाम में पहुंच चुकी थी। कबीर ने उसे देखते ही ताली बजाई और कहा कि प्रेम, न्याय, करुणा सब बहुत सुंदर शब्द हैं, पर सत्ता के सामने उनकी उम्र छोटी होती है। नंदिनी ने गौरी को देखा और उसके भीतर की सारी कोमलता क्रोध में बदल गई। उसने कबीर से कहा कि एक बीमार बच्ची को उठाकर तुमने अपनी असली औकात दिखा दी। कबीर ने उत्तर दिया कि औकात वही होती है जिसे इतिहास विजेता कहता है। उसने विक्रम की ओर मुड़कर कहा कि अगर अभी भी दस्तावेज रोक दिए जाएं, तो सब संभल सकता है। विक्रम चुप रहे। नंदिनी ने पहली बार देखा कि पिता का चेहरा अपने किए हुए कर्मों से घिरा है। धन, राजनीति और मर्यादा सब उस क्षण निष्प्राण लग रहे थे। कबीर ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसने कहा कि सावित्री की मौत की कहानी भी इसी तरह संभाली गई थी। नंदिनी का शरीर ठिठक गया। विक्रम ने गरजकर उसे चुप रहने को कहा, पर कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बताया कि सावित्री ने जब रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी दी, तब भैरव और कुछ लोगों ने उनकी कार का पीछा किया। दुर्घटना नियोजित थी या डराने की कोशिश, यह बहस हो सकती है, पर कार नदी किनारे गिरी और फाइलें गायब कर दी गईं। सबने चुप्पी खरीदी, क्योंकि साम्राज्य बचाना था। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। उनकी आंखों में वर्षों की राख उड़ने लगी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने सावित्री को मरवाने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने केवल भैरव से कहा था कि उसे रोकना है, किसी भी तरह रोकना है। फिर सब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। पर दुर्घटना के बाद उन्होंने सच छिपाया। पुलिस खरीदी, रिपोर्ट बदली, क्योंकि वह डर गए थे। यह स्वीकारोक्ति किसी अदालत में नहीं, गंगा की नमी से भरे उस अंधेरे गोदाम में हुई, जहां उनकी बेटी, एक गरीब लड़का और एक बीमार बच्ची गवाह थे। नंदिनी को लगा जैसे उसके भीतर की आखिरी बची हुई बच्ची भी उसी क्षण अनाथ हो गई। मां की मृत्यु अब दुर्घटना नहीं रही, पिता का प्रेम अब निर्दोष नहीं रहा, और परिवार का नाम अब शोक गीत बन गया। उसने विक्रम को देखा, क्रोध था, घृणा थी, पर उसके नीचे इतनी गहरी पीड़ा थी कि शब्द नहीं निकले। विक्रम उसके पैरों की ओर झुक गए, पर नंदिनी पीछे हट गई। उसने कहा कि क्षमा मेरे हाथ में नहीं है, पहले मां से, गंगा से, और उन सब से क्षमा मांगिए जिनकी सांसें आपने खरीदी हुई चुप्पी में डुबो दी। कबीर ने स्थिति बिगड़ती देख बाहर भागने की कोशिश की। अर्जुन ने गौरी को नंदिनी की ओर धकेला और उसके पीछे दौड़ा। गोदाम के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों गीली मिट्टी में उलझ गए। कबीर ने अर्जुन को धक्का देकर नदी किनारे की ढलान पर गिराया, जहां पुराने लोहे और काई से पत्थर फिसलन भरे थे। नंदिनी चीखती हुई पीछे पहुंची। कबीर का पैर फिसला और वह आधा नदी में लटक गया। अर्जुन ने सहज रूप से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे वह दुश्मन समझता था। उसे भी डूबने नहीं दिया। कबीर की आंखों में पहली बार भय था। वह चिल्ला रहा था कि उसे खींचो। अर्जुन का घायल हाथ कांप रहा था। नंदिनी ने भी आगे बढ़कर कबीर की कलाई पकड़ी। कुछ क्षण के लिए वही दृश्य उलट गया, जिसमें कभी नंदिनी पानी में डूब रही थी और अर्जुन उसे बचा रहा था। इस बार अपराधी को भी जीवन दिया जा रहा था, क्योंकि कर्म का अर्थ प्रतिशोध नहीं, मनुष्यता की अंतिम परीक्षा भी है। लोगों की मदद से कबीर ऊपर खींच लिया गया और तुरंत पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पत्रकार, पुलिस और भीड़ अब वहां पहुंच चुके थे। मीरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें विक्रम की स्वीकारोक्ति का बड़ा हिस्सा भी था। भैरव सिंह भागने की कोशिश में पकड़ा गया। कबीर के पिता अपने संबंधों से मामला दबाना चाहते थे, पर अब दस्तावेज, वीडियो और घायल बच्ची सब सामने थे। नदी किनारे फ्लैश चमक रहे थे, पर नंदिनी को उनमें कोई विजय नहीं दिखी। उसने गौरी को सीने से लगा रखा था और गौरी की कमजोर सांसें उसके आंचल से टकरा रही थीं। न्याय का आरंभ भी कितना दुहक से भरा होता है। विक्रम धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की ओर चले। बारिश में उनका महंगा कुर्ता भीग चुका था, बाल बिखर गए थे और चेहरा उस आदमी का था जिसने बहुत देर से अपनी आत्मा देखी हो। वे गंगा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। आसपास खड़े लोग स्तब्ध थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने अपने भय, अपने लालच और अपने नाम के लिए अपराध को छिपाया। मैं दोषी हूं। मेरी संपत्ति उन परिवारों की है जिनका जीवन हमने विष से भरा। नंदिनी ने यह सुना, पर उसके आंसू अब भी नहीं गिरे। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े भीगे थे और आंखों में तूफान थका हुआ बैठा था। नंदिनी उसके पास आई, पर दोनों ने एक दूसरे को छुआ नहीं। उनके बीच अब भी इतिहास, रक्त, वर्ग, अपराध और असंभव प्रेम खड़ा था। अर्जुन ने धीमे से कहा कि सच बोल दिया गया है, पर घाव कल सुबह नहीं भरेंगे। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसने कहा कि मैं जानती हूं। अर्जुन ने गौरी की ओर देखा और बोला कि अब देखना होगा कि यह सच कितनी सांसें बचा पाता है। रात के अंत तक विक्रम को हिरासत में लिया गया। जाते समय उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, जैसे पहली बार बेटी से अनुमति मांग रहे हो। नंदिनी ने न सिर झुकाया न मुंह फेर लिया। वह केवल देखती रही। यह दंड का क्षण था, पर प्रेम पूरी तरह मर नहीं पाया था, और यही सबसे कठिन था। पुलिस की गाड़ी चली गई। गंगा के ऊपर बारिश थमने लगी। सुबह की हल्की रेखा आकाश में खुल रही थी। नंदिनी ने सोचा, जिस नदी ने उसे मृत्यु से लौटाया था, आज उसी ने उसके घर का सच भी लौटा दिया। सुबह जब वाराणसी ने आंखें खोलीं, तो शहर वही था, पर उसकी हवा में पुराना विश्वास नहीं बचा था।
अखबारों के पहले पन्ने पर राजवंश समूह की तस्वीरें थीं। विक्रम राजवंश का झुका हुआ चेहरा था। कबीर मल्होत्रा की गिरफ्तारी थी और गंगा किनारे बीमार बच्चों की कहानियां थीं। लोग चाय की दुकानों पर धर्म, उद्योग, राजनीति और पाप पर बहस कर रहे थे, पर नंदिनी के लिए यह सार्वजनिक शोर भीतर के मौन से छोटा था। उसने रात भर मां की डायरी सीने से लगाकर बैठी रही थी। विक्रम को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने जमानत की अर्जी पहले दिन ही वापस ले ली, जिससे उनके वकील भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे और राजवंश समूह की निजी संपत्ति का बड़ा भाग प्रभावित परिवारों के मुआवजे तथा उपचार के लिए अलग किया जाए। यह स्वीकारोक्ति कानून की भाषा में अपूर्ण थी, पर नंदिनी ने उसमें पिता की पहली सच्ची दरार देखी। वह अदालत में दूर खड़ी रही। विक्रम ने उसकी ओर देखा, पर उसने आंखें नहीं झुकाई। संबंध अब दया नहीं, सत्य की आग से गुजरना था। कबीर का परिवार पहले तो मामले को राजनीतिक साजिश कहता रहा, पर गौरी के अपहरण, भैरव सिंह के बयान और वीडियो प्रमाणों ने उनके बचाव को खोखला कर दिया। मीडिया ने कई दिनों तक नंदिनी को साहसी बेटी कहा। कुछ ने उसे पिता की गद्दार कहा, कुछ ने प्रेम में अंधी लड़की कहा। नंदिनी ने किसी उपाधि को स्वीकार नहीं किया। वह जानती थी कि समाज स्त्री को या तो देवी बनाकर चुप कराता है या दोषिणी बनाकर कुचलता है। उसे इनमें से कोई स्थान नहीं चाहिए था। उसे काम करना था। गौरी का इलाज लंबा और पीड़ादायक था। डायलिसिस के दिनों में उसका चेहरा पीला पड़ जाता, पर वह नंदिनी को देखते ही कहती कि दीदी, मैं ठीक होकर गंगा में फिर दिया बहाऊंगी। नंदिनी उसके बिस्तर के पास बैठकर कहानियां सुनाती, कभी सावित्री की, कभी किसी छोटी चिड़िया की जो तूफान में भी घोंसला बनाती रही। अर्जुन अक्सर कमरे के बाहर खड़ा रहता, वह भीतर आता, दवा की बोतल देखता, बहन का माथा छूता, पर नंदिनी से केवल आवश्यक बात करता। दूरी अब क्रोध की नहीं, थके हुए संयम की थी। शांता ने एक दिन नंदिनी को रसोई में बुलाया। अस्पताल के छोटे चूल्हे पर वह खिचड़ी पका रही थीं। उन्होंने कहा कि बेटी, मनुष्य का पाप और पश्चाताप दोनों परीक्षा लेते हैं। लोग सोचते हैं कि सच बोल देने से सब ठीक हो जाता है, पर असली तपस्या उसके बाद शुरू होती है। नंदिनी ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछीं। शांता ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में क्षमा पूरी नहीं थी, पर घृणा भी नहीं थी। नंदिनी ने समझा कि क्षमा कोई दान नहीं, धीरे धीरे उगने वाला बीज है। राजवंश हवेली अब खाली पड़ती जा रही थी। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, नौकरों की संख्या घट गई, और जिन गलियारों में कभी मेहमानों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब पुराने पापों की प्रतिध्वनि थी। नंदिनी ने अपने कमरे से रेशमी पर्दे हटवा दिए। मां की तस्वीर को उसने अध्ययन कक्ष में रख दिया, जहां विक्रम के पुरस्कारों की जगह अब जांच आयोग के नोटिस पड़े थे। उसने पहली बार उस घर को महल नहीं, उत्तरदायित्व की जगह की तरह देखा। धन जब तक केवल स्वामित्व हो, वह अंधा करता है, जब ऋण बन जाए तो आंखें खोलता है। मीरा की मदद से नंदिनी ने एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम सावित्री जीवन न्यास रखा गया। शर्त साफ थी कि निधि का नियंत्रण केवल राजवंश परिवार के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि डॉक्टरों, पर्यावरण विशेषज्ञों, बस्ती के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र वकीलों की समिति देखेगी। अर्जुन को भी प्रतिनिधि बनने का आग्रह किया गया। उसने पहले मना कर दिया। उसे लगा कि वह किसी अमीर पश्चाताप की सजावट बन जाएगा, पर शांता ने कहा कि जो लोग पीड़ा जानते हैं, अगर वे मेज पर नहीं बैठेंगे तो निर्णय फिर वही लोग करेंगे जो पानी का स्वाद भूल चुके हैं। अर्जुन अंततः समिति में शामिल हुआ, पर उसने पहला प्रस्ताव कठोर रखा। उसने कहा कि ट्रस्ट दान नहीं, क्षतिपूर्ति मानेगा। अस्पताल पर राजवंश परिवार का चित्र नहीं लगेगा। हर प्रभावित परिवार का नाम दर्ज होगा और कारखाने की सफाई स्वतंत्र निगरानी में होगी। नंदिनी ने बिना विरोध सब स्वीकार किया। बैठक में उपस्थित कुछ वकीलों ने उसे देखा जैसे वह अपनी विरासत खुद काट रही हो, पर नंदिनी को लगा कि विरासत वही नहीं जो पूर्वज छोड़ते हैं। विरासत वह भी है जिसे अगली पीढ़ी बदलने का साहस करती है। महीनों तक काम चलता रहा। प्रदूषित कुओं की जांच हुई, अस्थायी जल टैंक लगाए गए,
बच्चों की मेडिकल स्क्रीनिंग शुरू हुई और कई परिवारों को पहली बार अपनी बीमारी का नाम मिला। यह ज्ञान भी पीड़ादायक था, क्योंकि नाम मिलते ही दर्द का इतिहास खुल जाता था। नंदिनी हर शिविर में जाती, पर सामने बैठकर भाषण नहीं देती। वह पंजीकरण लिखती, दवा बांटती, बुजुर्गों को कुर्सी दिलाती और गालियां भी सुनती। कुछ लोग कहते कि अब याद आई करुणा। वह सिर झुकाकर कहती, देर से आई हूं, पर भागूंगी नहीं। विक्रम ने जेल से कई पत्र भेजे। पहले पत्रों में सफाई थी, फिर पछतावा, फिर स्मृति। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि जब नंदिनी छोटी थी और सावित्री उसे गंगा दिखाने ले जाती थी, तब वह दोनों को देखकर सोचते थे कि संसार उन्हें छू नहीं सकेगा। फिर उन्होंने स्वयं वही संसार घर में बुला लिया, जिसमें लाभ संबंधों से बड़ा हो गया। नंदिनी हर पत्र पढ़ती, पर उत्तर नहीं देती। क्षमा उसके भीतर कहीं बंद कली की तरह थी। वह उसे जबरन खिलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि झूठी क्षमा भी अन्याय होती है। एक दिन वह जेल में पिता से मिलने गई। विक्रम पहले से बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल अधिक सफेद थे, कंधे झुके थे, पर आंखों में पहली बार आदेश नहीं था। उन्होंने सलाखों के पार हाथ जोड़े और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी मां से भी क्षमा नहीं मांग पाया। नंदिनी ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा कि मैं आपको दंडित करने नहीं आई, मैं केवल यह बताने आई हूं कि सावित्री अस्पताल बनेगा और आपके नाम का एक भी पत्थर वहां नहीं लगेगा। विक्रम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, यही न्याय है। अस्पताल की नींव उसी बस्ती के पास रखी गई जहां कभी शांता की झोपड़ी टपकती छत के नीचे कांपती थी। उद्घाटन में कोई मंत्री नहीं बुलाया गया, कोई लाल कालीन नहीं बिछा। पहले पत्थर पर केवल यह लिखा गया कि जल, जीवन और सत्य किसी परिवार की संपत्ति नहीं। शांता ने नारियल फोड़ा, गौरी ने कांपते हाथों से पहला दिया जलाया और अर्जुन ने चुपचाप मिट्टी की एक मुट्ठी नींव में डाली। नंदिनी दूर खड़ी थी। वह चाहती थी कि यह क्षण लोगों का हो, उसके पश्चाताप का प्रदर्शन नहीं। गौरी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। बीमारी पूरी तरह गई नहीं थी, पर उसकी आंखों की चमक लौट आई। वह अस्पताल में आने वाले बच्चों से बातें करती, उन्हें बताती कि सुई से बहुत डरना नहीं चाहिए और डॉक्टर बनने के लिए पहले दवा की गंध से दोस्ती करनी पड़ती है। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराती, पर भीतर जानती थी कि हर बची हुई सांस के पीछे अनगिनत खोई हुई सांसें हैं। न्याय कभी पूर्ण नहीं होता। वह केवल इतना कर सकता है कि भविष्य को अतीत की तरह निर्दयी न रहने दे। अर्जुन और नंदिनी के बीच संबंध का नाम कोई नहीं जानता था। शायद वे स्वयं भी नहीं। वे साथ काम करते, कागजों पर बहस करते, डॉक्टरों से मिलते, अदालत की तारीखों में जाते, पर निजी बात आते ही दोनों मौन हो जाते। एक शाम अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, पर जब तुम्हें देखता हूं तो अपनी बस्ती का दर्द भी याद आता है। नंदिनी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें जल्दी भूलने या जल्दी स्वीकार करने को नहीं कहूंगी। प्रेम अगर सच से भागे तो वह भी राजवंश हवेली जैसा झूठा महल बन जाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने पहली बार बिना कठोरता के मुस्कुराया। उसने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े शब्दों में बोलती थीं, अब छोटे सच बोलती हो। नंदिनी ने कहा कि छोटे सच ही तो जीवन बचाते हैं। वे दोनों गंगा किनारे बैठे थे। सूर्यास्त की रोशनी पानी पर फैल रही थी और बच्चों की आवाजें दूर से आती थीं। अर्जुन ने उस सीढ़ी की ओर देखा जहां कभी नंदिनी ने छलांग लगाई थी। उसने धीमे से कहा कि उस रात मैंने तुम्हें बचाया था, पर शायद मुझे पता नहीं था कि तुम भी मुझे किसी और अंधेरे से बचाओगी। नंदिनी की आंखें भर आईं, पर वह रोई नहीं। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं अर्जुन, मैंने केवल यह समझा कि तुम्हारी दुनिया को चोट पहुंचाकर मेरी दुनिया जीवित नहीं रह सकती। अर्जुन ने चुपचाप गंगा की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उसने अपनी हथेली सीढ़ी पर रखी। नंदिनी की हथेली से थोड़ी दूरी पर। उसने उसे छुआ नहीं। नंदिनी ने भी जल्दी नहीं की। उनके बीच की दूरी अब दीवार नहीं, सम्मान थी। कभी कभी प्रेम का सबसे सच्चा रूप प्रतीक्षा होता है, जिसमें कोई किसी पर अधिकार नहीं मांगता। बरसात फिर लौट आई। 1 वर्ष पूरा हुआ उस रात को, जब नंदिनी ने गंगा में कूदकर सब समाप्त करना चाहा था। उसी दिन सावित्री जीवन अस्पताल का पहला छोटा वार्ड खुला।
कोई भव्य समारोह नहीं हुआ। सुबह शांता ने तुलसी पर जल चढ़ाया, मीरा ने फाइलें संभाली, डॉक्टरों ने बच्चों की सूची बनाई और गौरी ने दरवाजे पर रंगोली बनाई। रंगोली थोड़ी टेढ़ी थी, पर उसमें नीला, पीला और सफेद रंग ऐसे मिले थे जैसे बीमारी, आशा और शांति एक साथ बैठना सीख रहे हों। शाम को अर्जुन ने नंदिनी से कहा कि गंगा के बीच तक चलोगी। वह चौंकी नहीं। शायद वह निमंत्रण बहुत दिनों से हवा में था। छोटी नाव वही थी जिसने उसे मृत्यु से वापस खींचा था। अब उसकी लकड़ी सुधर चुकी थी, किनारे पर नया रंग लगा था, पर कुछ पुराने निशान अर्जुन ने जानबूझकर नहीं मिटाए थे। नंदिनी नाव में बैठी तो उसे उस रात का ठंडा अंधेरा याद आया, पर आज आकाश में हल्की लालिमा थी और धारा में भय से अधिक अपनापन था। नाव मध्य धारा में पहुंची तो घाटों की आवाजें धुंधली हो गईं। मंदिरों की घंटियां, आरती के शंख, दूर से आती अजान, बच्चों की पुकार और पानी की थपकियां एक साथ मिलकर जीवन का ऐसा संगीत बना रही थीं जिसमें कोई जाति, वर्ग या वंश नहीं था। अर्जुन ने चप्पू रोक दिया। उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा है। मैं तुम्हारे पिता को शायद कभी पूरी तरह माफ न कर सकूं, तुम्हारे नाम से जुड़े दर्द को भी नहीं, पर तुम्हें तुम्हारे कर्म से देखना सीख रहा हूं। यह कहना मेरे लिए आसान नहीं है। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि मुझे इससे अधिक अधिकार नहीं। अर्जुन ने आगे कहा कि मेरी मां कहती हैं, गंगा गंदगी लेकर भी बहना नहीं छोड़ती, क्योंकि रुक जाए तो सड़ जाएगी। शायद मनुष्य को भी बहना पड़ता है, इसका अर्थ भूलना नहीं, पर जीवन को केवल घाव की चौखट पर बांध देना भी नहीं। नंदिनी ने पहली बार आंसू गिरने दिए। वे आंसू पराजय के नहीं थे, वे उस लंबे शोक के थे जिसे अंततः किसी ने नाम देकर बैठने की जगह दी थी। अर्जुन ने अपनी नाव से एक छोटा मिट्टी का दिया निकाला। उसने नंदिनी को दिया और कहा कि इसे उस लड़की के लिए बहाओ जो उस रात मरना चाहती थी। नंदिनी ने कांपते हाथों से दिया जलाया। लौ हवा में डगमगाई, फिर स्थिर हो गई। उसने आंखें बंद की और अपने पुराने स्वरूप को विदा किया। उस लड़की को जो सोने के पिंजरे में सांस लेना भूल गई थी, जो मां की मृत्यु से भागती रही, जो प्रेम से पहले स्वयं को खो चुकी थी। दिया पानी पर उतरा और धीरे धीरे बह चला। कुछ देर बाद अर्जुन ने दूसरा दिया जलाया। उसने कहा कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें हम बचा नहीं सके। दोनों ने मौन में उसे भी गंगा पर छोड़ दिया। दो छोटी लपटें अंधेरे पानी पर साथ साथ बह रही थीं, कभी दूर, कभी पास। नंदिनी ने उस दृश्य में अपने और अर्जुन का भविष्य देखा। कोई वादा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई शाही विवाह नहीं, केवल दो जीवन जो अपने अपने घावों के साथ बहना सीख रहे थे। गंगा ने उन्हें जोड़ा भी था, पर बंधन से नहीं, साक्षी बनकर। जब नाव लौटने लगी तो घाट पर आरती शुरू हो चुकी थी। हजारों दीपों की रोशनी पानी पर कांप रही थी। नंदिनी ने अर्जुन से पूछा कि क्या सचमुच दूसरा जन्म संभव होता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि नदी में डूबकर लौटे लोग शायद यह मुझसे बेहतर जानते हैं। नंदिनी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द था, पर जीवन भी था। घाट पर शांता और गौरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। दूर अस्पताल की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। वही रोशनी अब राजवंश धन की नहीं, साझा उत्तरदायित्व की थी। नंदिनी ने सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसे लगा कि वही पत्थर है, वही गंगा है, वही शहर है, पर उसका हृदय अब पहले वाला नहीं। उसने पीछे मुड़कर नदी को प्रणाम किया। मां की स्मृति हवा में थी, पिता का पश्चाताप समय में, अर्जुन की उपस्थिति उसके पास और गौरी की हंसी आगे के दिनों में। उसे पता था कि जीवन सरल नहीं होगा। अदालतें चलेंगी, घाव खुलेंगे, लोग बातें करेंगे, पर अब वह मरने नहीं, जीने के लिए तैयार थी। कर्म ने उसे दंड दिया था, फिर प्रायश्चित का मार्ग भी दिखाया था।